हाथ साथ झूम के हाँ गोल गोल घूम के यूं ऐसे मुस्कुराई है ये सुबह जो आई है यूं गुनगुना रही है वो सबको जगा रही है वो हाँ फूल लेके चोंच में जो चिड़िया चहचहाई है खुली 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 है उसमें धुली धुली जरा जरा चुलबुली शरारतों में है गुली सुबह जो आई है अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? ये मेरे सामने जो टीवी पे टाइटल चल रहा है ये बंद कर दें क्योंकि मूविंग है तो मेरा दिमाग सारा इस तरफ जा रहा है। वैसे इस वक्त मुझे फोकस करना है आप लोगों के ऊपर और हमारा फोकस थोड़ा सा डगमगा रहा है, थोड़ा शिफ्ट हो रहा है। अब मैं नज़र आ रही हूँ तो अब मैं उधर ही देखती रहूँगी। मेरे सामने जो स्क्रीन है इस पर कुछ स्टिल चीज़ रखें, बंद करें। हाँ, सो हमारा फोकस थोड़ा सा डगमगा रहा है आजकल स्पेशली, और वो इसलिए डगमगा रहा है, हमें दूर के ढोल सुहाने लग रहे हैं। हमें दूर के ढोल सुहाने इसलिए लग रहे हैं क्योंकि देखिए हर मुल्क, हर शहर, हर फैमिली, हर इंसान पे अच्छा बुरा वक्त आता है और हमारे ऊपर भी कुछ ऐसा ही वक्त है। अगर मैं पूरे मुल्क की बात करूं, इकोनॉमी को देख लें, हमें हमारी मुल्क में लगता है महंगाई बढ़ गई है, इकोनॉमी जो है वो वैसी नहीं रही। ये सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं, पूरी दुनिया में ऐसा ही कुछ हो रहा है। बहुत कम मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने कंट्रोल किया हुआ है अपने जो उनके जो रहने वाले लोग हैं। बहुत कम ऐसे मुल्क हैं जो आवाम है उनको शिकायत नहीं है, हर किसी को शिकायत है। दुनिया में कोविड के बाद एक बाकायदा एक जलजला, एक तूफान आया हर चीज़ के हवाले से। हमें अब लगने लगा है आज पाकिस्तानी, अगर मैं आपको आम आवाम की सोच या आम आवाम में जो स्टूडेंट्स हैं जो अपनी फ्यूचर को लेके कॉन्शियस हैं, उनको लग रहा है कि अगर वो बस पाकिस्तान से निकल जाए ना, किसी तरह कहीं और चले जाएं, तो वो अपना फ्यूचर सेव कर लेंगे। और इसीलिए बहुत सारे लोग अपने हाथ पांव मार रहे हैं। सही है, अपने फ्यूचर को लेकर या अपने बेहतर मुस्तकबिल को लेकर कॉन्शियस होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैंने कहा आपको दूर के ढोल सुहाने लगते हैं और वो ऐसे आप लोगों को लगता है कि बाहर की करेंसी, ज़ाहिर है डॉलर बहुत ज़्यादा है पाकिस्तानी रुपए से लेकर, या यूरो या पाउंड्स जो है वो ज़्यादा हैं, और उसकी वजह से अगर आप वहाँ कम भी कमाएंगे तो यहाँ भेजेंगे तो बहुत बेहतर मुस्तकबिल होगा और बहुत अच्छे पैसे बन जाएंगे। लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि वहाँ पे अगर आप रह रहे हैं और अगर वहाँ पे कमा रहे हैं तो रहने, खाने पीने, उन सब की भी जो अखराजात है, अखराजात भी तो आपके बढ़ जाएंगे। फिर मेहनत भी बहुत है, आसान नहीं है ज़िंदगी। यहाँ आप क्या देखते हैं, कंबाइंड फैमिली सिस्टम है। अगर मियाँ जॉब करता है, बहुत कम ऐसा है कि बेगमात निकल कर जॉब करने जाती हैं, और अगर वो जॉब करने जाती भी हैं सो उनके पास उनके बुज़ुर्गों का साया होता है, उनकी हेल्पिंग हैंड होती है। कुछ नहीं तो पड़ोसी एक दूसरे के हेल्प करने लगते हैं, या बहनें या भाई या फुप्पी देवर, ये सब काम आ जाते हैं। हमारा जो फैमिली सिस्टम है ना, वो बॉन्डिंग वो ऐसे है कि आप सब एक घर में रह रहे हैं, अच्छा कमाई, सब कमाई करने जा रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई ऐसा है जो आपके बच्चों को की देखभाल कर पाता है, एक नज़र रखी हुई है, वैल्यूज़ उनके अंदर डेवलप, उनकी बचपन में ही उनको दुआएं याद कराना, अच्छे बुरे में तमीज़, अच्छे बुरे में फ़र्क बताना, थोड़ा एक डिसिप्लिन, थोड़ी एक सख्ती माँ बाप नहीं रख पाते तो बुज़ुर्ग रखते हैं। तो वो सारी चीज़ें हमारे बच्चों के अंदर वो वैल्यूज़ डेवलप करती हैं, जो कि जब हम बाहर चले जाते हैं और एक जो पैनिक वाली ज़िंदगी है वो जी रहे होते हैं कि माँ बाप
अगर एक काम करेगा ना तो आपका गुजारा नहीं होगा। आप 2 लोगों को, मियाँ बीवी दोनों को काम करना पड़ेगा, चाहे बच्चे कितने ही छोटे हों। उन्हें छोड़ के आपको, जाहिर है आप कहाँ छोड़ेंगे उनको छोड़ने की जगह वही होगी जो बेबी सिटिंग वाले इदारे होंगे, वहाँ आप उनको छोड़ के जाएंगे। वहाँ आपका कोई अपना नहीं होगा उनको संभालने के लिए। और फिर वो चीज़ें जो आपकी परवरिश में डली हैं, जो आप अपने बच्चों की बेसिक परवरिश में डालना चाहते हैं, उनसे वो फैमिली वैल्यूज़, उनसे वो महरूम रह जाएंगे। और उसके बाद जो वहाँ पे बच्चों को राइट्स दिए जाते हैं, ठीक है, अच्छी भी चीज़ है, लेकिन ये आपने सुना नहीं होगा, बल्कि आपने सुना होगा कि बच्चों ने पुलिस को फ़ोन कर दिया, अम्मा अब्बा ने ज़रा उनको डांटा या कुछ ऐसा किया, तो उनको उनके जो राइट्स हैं वो वक्त से पहले पता चल जाते हैं और उसके बाद फिर वो बच्चे भागी हो जाते हैं। वो, मैं हर किसी के बारे में बात नहीं करी, मैं आपको सिर्फ थोड़ी सी चीज़ें, थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी दिखा रही हूँ। जो दूर के ढोल आपको सुहाने लग रहे हैं, उसमें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हैं। आप देखिए, पुराने वक्तों में बहुत सारे लोग एक सर्टन टाइम पर, जब बच्चे बड़े हो रहे होते थे, आ जाते थे वापस। उनको खौफ और डर होता था कि पैसे कमाने के चक्कर में आप अपने बच्चों को हाथ से धो बैठेंगे, मतलब आपके हाथ में वो रहेंगे नहीं। सो जो भी बाहर जाने का सोच रहा है, वो पहले ARY का ये ड्रामा जो कि 7 अप्रैल से शुरू हुआ है, जिसका नाम है परवरिश, वो देखे मंडे एंड ट्यूसडे रात 8 बजे और ये फैसला करे कि आपके लिए क्या सही है। वैसे अब लोग बहुत कॉन्शियस हो गए, जो बाहर रहने वाले लोग हैं वो बाकायदा कुरानी तालीमात, मज़हब से कुर्बत बच्चों को दे रहे हैं। और वो मैंने खुद जाके बाकायदा देखा है अपनी आँखों से कि इतना हम मज़हब के करीब नहीं है जितना वहाँ रहने वाले जो पाकिस्तानी हैं, जो मुसलमान हैं, वो बच्चों को वो तालीमात दे रहे हैं जिनका उनको डर है कि कम से कम हमारे बच्चे बाहर रहने की वजह से ऐसा ना हो हमसे और हमारे मज़हब से दूर हो। क्योंकि मज़हब से जब करीब होते हैं, अपने कल्चर से, अपने माँ बाप से करीब होते हैं, तो बहुत मुश्किल से ऐसा होता है कि आप राहें भटकें। सो ये एक ब्लेसिंग है कि आपके बच्चे आपकी वैल्यूज़ जो हैं, आपकी फैमिली वैल्यूज़, उनको रखते हुए अपने अंदर परवान चढ़े और फिर एक अच्छी ज़िंदगी गुजारें। हर माँ बाप की ये ख्वाहिश है। सो ARY स्पेशली ये ड्रामा परवरिश आपके लिए इसलिए लेकर आया है कि आपको एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस सारी चीज़ें दिखाए, एक नसीहत, एक प्यारी बात, एक ड्रामे के थ्रू, ताकि आप एंटरटेन भी हों और कुछ सीखें और समझें भी। दूर के ढोल सुहाने तो सबको ही लगते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ, जेनजी होंगे हमारे साथ आज हमारे शो पे, यंगस्टर्स होंगे और यंगस्टर्स के साथ हम भी बड़ा यंग फील करते हैं, लेकिन उनकी सोच और उनके दिमाग में क्या चल रहा है ये जानना हमारी जनरेशन को बहुत ज़रूरी है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, हमारे साथ रहिए एक ब्रेक के बाद। क्या सोच के, क्या समझ के आप लोगों ने पाकिस्तान लेके आए हैं? वो मेक्स यू बिलीव कि हम लोग यहाँ रह सकते हैं? वहाँ भी इतने अच्छे तरीके से सेटल हो गए थे, फिर तुमने यहाँ आने का फैसला किया। इससे तुम्हारी फैमिली भी लगता है डिस्टर्ब है। एक तुम्हारा मेजर फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन रहा है इस फैमिली के अंदर, तुम एक सपोर्ट रहे हो इनके लिए। जब देखो पैसे का गुरूर सर पे सवार रहता है। अगर इस कमरे में सुकून से रहना है ना, तो मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा। किसी के पर्सनल कॉल रिकॉर्ड करने को स्मार्टेस्ट नहीं कहते। बिल्कुल नहीं कहते, लेकिन अपनी बुली की वीकनेस को हासिल करना स्मार्टनेस ही कहलाता है। एक्सक्यूज मी, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मेरे साथ इस वक्त परवरिश की कास्ट यहाँ मौजूद, और जैसे मैंने कहा जेनजीज है सारे, मज़ा आने वाला है आपको सुबह सुबह शो देखने के बाद। मज़े की बात यह है कि जो परवरिश ड्रामा आप देख रहे हैं 7 अप्रैल से ARY डिजिटल की स्क्रीन्स पे, जो हफ्ते में आप 2 बार देख सकेंगे, मंडे एंड ट्यूसडे 8 बजे हमारी स्क्रीन्स पे। ये वो पूरी लोग हैं, ये वो पूरी टीम है जो माहिरी की टीम है, जो कि एक हिट ड्रामा ARY का था, और उसी मिलती जुलते, मतलब थोड़े 2-3 मेंबर उस कास्ट के लेके, उस डायरेक्टर के, उस प्रोडक्शन हाउस के, बिग बैंग प्रोडक्शन का ये ड्रामा है परवरिश, जिसके डायरेक्टर हैं मीसम,
नकवी, मीसम नकवी, इसकी राइटर किरण सिद्दीकी हैं और आप इस ड्रामे में फिर से देखेंगे हमारे साथ मौजूद हैं आज ऐना आसिफ एज माया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं? माहिरी के बाद अब परवरिश Yes. है ना। एंड हमारे साथ है समर अब्बास एज वली। अस्सलाम वालेकुम। अब कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप लोग कैसे हैं? बेहतरीन, अल्हम्दुलिल्लाह, हम गुड है। और अब इस ड्रामे परवरिश में जी जो एड इन हुए हैं लोग, उसमें हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं रेहाम रफ़ीक एज अमल। आप देखेंगे परवरिश में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं तो ठीक हूँ। परवरिश तो चल ही रहा है लेकिन आप बड़ी वायरल भी चल रही हैं। हैं? आपको शादी की बहुत बहुत थैंक मुबारक। यू सो मच। किसी कोई कह सकता है ये हमारी छोटी सी पिंजी सी दुल्हन 14 दिन पुरानी दुल्हन है माशाल्लाह। कहाँ है तुम्हारी मेहंदी? मेहंदी तो मुझे आई डोंट लाइक मेहंदी। मेहंदी नहीं है लेकिन सही है, वो तो गोल्ड जो तुमने पहना हुआ है थोड़ी सी दुल्हन थोड़ी सी तो जेंजी दुल्हन। जेंजी दुल्हन ऐसी होती है। और हमारे साथ है अबुल हसन एज समीर। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे हैं? ठीक है। मतलब पसीने तो नहीं छूट रहे, गर्मी तो नहीं लग रही, नर्वस तो नहीं? क्यों? पहला लाइव शो है। हाँ। और ड्रामा पहला है कि नहीं? ड्रामा भी पहला। लेकिन तुम्हारी एक्टिंग को तो बड़ा लोग सराह रहे हैं। कोई कह रहा है कि लगता ही नहीं है पहली दफा एक्टिंग कर रहे। सही है। तो आप नर्वसनेस खत्म करो जी, नर्वसनेस खत्म करो। जब तुम तो जीत गए स्क्रीन पे, जब तुमने एक्टिंग की तो लोग बड़ा सराह रहे हैं तुम्हारी एक्टिंग। सब इन दोनों की, ये सब तो घर वाले हैं ना, बाहर वाले सराह रहे तो बहुत बड़ी बात है भैया। अबुल बस अबुल को इतना कम बोलते हुए हमने पहली बार जिंदगी में बस मैं तो कोशिश कर सकता हूँ, बाकी ऊपर वाले की जैसी मर्जी हो। तो मुझे इतनी अच्छी ये बात लग रही है कि नए नए अच्छे एक्टर्स हमारे पास आ रहे हैं। अबुल तुम कहाँ से आए मुझे ये बताओ। मैं बस वीडियोस बनाता था शौक में। अच्छा, बनाना स्टार्ट करी थी मतलब लाइक अपनी इंस्टा टिकटॉक ये वो सारी यूट्यूब पे बनाता था। यूट्यूब पे जी, फिर फेसबुक पे बनाता था। अच्छा, फिर इंस्टा पे आया। हाँ। फिर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ तक तो पहुँच। ड्रामों में कैसे तुम्हें मौका मिला? किसी ने तुम्हें पिक किया उधर से? या वाओ। मुझे जब समीर का बताया तो बोला कि ये तुम ही हो। हाँ। ऐसा लग रहा है। जब हम समीर के बारे में पढ़ रहे थे तो हमें लगा ये तुम हो। हाँ। तो फिर मैंने बोला उसकी रेजोनेंस भी है मेरी लाइफ के साथ कहीं ना कहीं। अच्छा। तो वो इंशाल्लाह ऑब्वियसली। अच्छा, इससे पहले कि मैं आगे चलूँ और तुम लोगों के ड्रामे के ऊपर बात करूँ, मुझे अपने पहले कैरेक्टर के बारे में कुछ बताओ। सब लोग बारी बारी। सही है ना? तुम्हारे कैरेक्टर का नाम है माया। यस। तो अब लोगों के ना दिमाग में तुम दोनों एक साथ आ रहे हो फिर से, तो वो माहिरी उनके दिमाग में है। क्योंकि माशाल्लाह वो इतना हिट रहा है तुम लोगों का, तो वो एक दिमाग में चीज़ है ठहरी हुई। तो अब मैं अगर ऐना से माया के बारे में बात करूँ, माया क्या है? उसका कैरेक्टर स्केच क्या है? माया सिमिलर टू एनी है, लेकिन वो दोनों जैसे सिचुएशंस हैंडल करते हैं, इट्स वेरी डिफरेंट एंड यू कैन सी दैट बिकॉज मीसम भाई ने वो चीज़ मुझे पिक करवाई थी। तो मुझे ना माया की तुम सोचो, मैंने 7 अप्रैल को तुम्हारा ड्रामा नहीं देखा अभी, अब मैं देखना शुरू करूँ। माया इज एन एस्पायरिंग डॉक्टर। शी loves her studies. She loves her studies. She would do anything for it. अच्छा, मतलब लाइक पढ़ाकू है? पढ़ाकू है। हाँ। और उसे पढ़ाई का बहुत शौक है। She wants to be a doctor very badly. अच्छा। She wants to be a practicing doctor. हाँ। उसके माँ बाप बुरे नहीं हैं, स्पेशली हर डैड। जो भी ये ड्रामा देख रहा है, मैं ये नहीं चाहती कि वो जो मेरे डैड के कैरेक्टर है उसको बुरा समझे, बिकॉज ही इज नॉट बैड। वो बस चाह रहे हैं कि लड़की है तो शादी हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, एंड देन शी लाइक्स वली। सो शी इज अ लिटिल कंफ्यूज्ड कि अब्बा कह रहे हैं शादी कर लूँ, मुझे कोई और पसंद, व्हाट शुड आई डू? सो देयर इज दिस कॉन्फ्लिक्ट विद अब्बा कह रहे हैं भाई पढ़ लिया जो पढ़ना था, असल चीज भाई अपनी शादी कर दूं तुम्हारी। एग्जैक्टली, अपना फर्ज पूरा कर। वो अपने हक के लिए लड़ रही है जैसा उसको लड़ना चाहिए, एंड शी इज डूइंग अ ग्रेट जॉब। आई ट्राइड माय बेस्ट टू पोर्ट्रे हर स्टोरी because she is truly a wonderful character, and I am trying my best to do her justice. And inshallah वो मेहनत लोग देखेंगे. And one thing that I would like to say is that I got very lovely cast members for sure. Even my parents, बख्तावर जी और नज़र भाई. मीसम भाई तो is like, you know, he helps मीसम भाई मतलब मीसम नकवी डायरेक्टर. हाँ, मीसम भाई तो सबकी हेल्प करते हैं. Whenever you're working under him, you know you're doing a good job. Okay. बख्तावर जी और नज़र भाई, I'd like to thank them on वो तुम्हारे पेरेंट्स का कैरेक्टर yes करें इस ड्रामे उन्होंने they are
वंडरफुल एक्टर्स। मैं उनको देखती हूँ, केमिस्ट्री अच्छी बनती है जब केमिस्ट्री, और मैं उनको देखती थी और मैं बस उनको देखती रहती थी कि यार मेरी एक्टिंग छोड़ो, इनको देखो, दे आर डूइंग सच अ गुड जॉब। उनकी वजह से आई फील लाइक कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मेरी तरफ से भी, शायद एक्शन रिएक्शन होता है ना। यस, एक्शन रिएक्शन। अच्छा, अब हम वली के बजाय अभी मैं जरा लेडीज पहले मैं रेहाम रफीक एज अमल प्ले कर रही हो तुम, तो तुम अमल के कैरेक्टर स्केच के बारे में थोड़ा सा बताओगी, थोड़ा सा कैरेक्टर के बारे में बताओ। अच्छा, अमल का कैरेक्टर नर्ड है, पढ़ाकू है, लेकिन माया से डिफरेंट, क्योंकि उसका भी कैरेक्टर डॉक्टर बनना चाह रहा है, मेरा कैरेक्टर भी डॉक्टर बनना चाह रहा है। तो जो मुख्तलिफ है वो ऐसे है कि घर में वो जो एक भाई या बड़ा बहन होती है जिसके ऊपर बहुत प्रेशर होता है कि उसको घर भी देखना है, यू नो, उसकी एक परफेक्ट इमेज होती है घर में कि वो तुम माया की कौन हो? मैं माया की बेस्ट फ्रेंड हूँ। तुम माया की बेस्ट फ्रेंड हो और तुम्हारे घर की अलग कहानी चल रही है? मेरे घर की अलग कहानी चल रही है। तुम वो बड़ी बहन हो जिसको देख के सारे बहन भाई वैसे फॉलो करें, और वो फिर छोटे बहन भाइयों को भी उसी को, यू नो, डगर पे जाना। हाँ, कि इसको देखो, ये पढ़ती है, ये घर के काम भी करती है सारे, तो वो जो इतना प्रेशर उस भाई या बहन के ऊपर पड़ जाता है, तो आई गेस ऑडियंस बहुत रिलेट करेगी इस कैरेक्टर से कि उसके साथ क्या, उसकी क्या स्ट्रगल्स हैं या उसकी क्या मसले हैं, उसके ऊपर कोई बात नहीं करता, उससे कोई पूछता नहीं है। तो आई गेस बहुत ऑडियंस इस चीज़ से रिलेट करेगी। तो इस तरीके से ये माया से बहुत मुख्तलिफ भी है। और दूसरा ये कि हर किसी की केयर करना। अच्छा। मैं जब सेट पे, मतलब तुम पढ़ाकू भी हो, तुम रिस्पॉन्सिबल भी, घर के काम भी कर रही हो पढ़ाई के साथ साथ। वरना तो आमतौर पे जब आप डॉक्टर बन रहे होते हैं आपको छूट होती है भाई के हम सब संभाल लेंगे, तो तुम बस अपनी पढ़ाई करो, मगर तुम सब कुछ कर रही हो, वो तुम सब कुछ ड्रामे में दिखा रहे हैं। अच्छा, अब अगर मैं वली की बात करूं जी, तो वली का कैरेक्टर क्या है? अच्छा, वली का कैरेक्टर ऐसा है कि बिकॉज इन द बिगनिंग थोड़ा सा वो नकचड़ा सा होता है, सही है, थोड़ा सा अनोइंग होता है इन अ वे। अच्छा, वली वो बच्चा है जो बाहर से आया है, वो बाहर से आया है, हाँ। और उसकी जो बचपन है सारा वो बाहर गुजरा है। बचपन उसका एक सर्टेन पार्ट जो है पाकिस्तान में गुजरा है, एंड आफ्टर अ व्हाइल फिर उसके पेरेंट्स उसको जो है वो ले गए थे बाहर के मुल्क में। तो ऑब्वियसली उसकी अपब्रिंगिंग, जितनी भी बेसिक अपब्रिंगिंग जो हुई है वो सारी बाहर हुई है। फिर जब वो वापस आया है तो उसके लिए ऑब्वियसली कल्चरल शॉक है, यहाँ पे आके लोगों को देख रहा है कि यार यहाँ पे लोग किस तरह से जो है प्रोसेस करते हैं, मेरे लिए तो बड़ा डिफरेंट है। अब वैसे ही जब उसकी इंटरेक्शन समीर के साथ होती है, जो बेसिकली टिपिकल कराची बॉय दिखाया है हमने, कराची आइट, तो अब वो उसको देख के कह रहा है कि यार ये क्या कैरेक्टर है। और वो बिल्कुल ही रिलेट नहीं कर पा रहा उससे कि वो जो भी बातें कर रहा है, जो भी हरकतें कर रहा है, वो कह रहा है कि ये क्या है। अच्छा, जैसे देखने में भी होता है जो यहाँ सड़कों पे क्रिकेट खेल के बड़े हुए होते हैं बच्चे, वो थोड़े स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं, बिल्कुल होते हैं। और जो बाहर पले हुए बच्चे होते हैं वो थोड़े से, जो अंदर है वो बाहर है। हाँ, कहने के थोड़े से इस तरह से होते हैं, प्रॉपर होते हैं और बहुत ही सेंसिबल कह लें, एंड सेकेंडली मेच्योर होते हैं अपनी एज से। दिस इज़ व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड। जैसे मेरे भी जो भी बाहर के कज़न्स हैं जो भी पाकिस्तान आते हैं, तो हमें ना हमेशा ये देखने को मिलता है कि यार वो कितने, क्योंकि बाहर सारी चीज़ें आपको खुद करनी पड़ती हैं, तो इवेंचुअली आप खुद ही कर करके जो है वो चीज़ें सीख जाते हैं। आप खुद स्कूल जा रहे हैं, खुद स्कूल से आ रहे हैं, यहाँ तो ये है ना आखिरी वक्त तो कॉलेज भी भाई छोड़ने जा रहे हैं लड़की को स्पेशली। तो अब यहाँ पे मेरा और इसका क्लैश भी यही है कि बिल्कुल ऑपोजिट है उससे जो मैं हूँ। मैं बिल्कुल सुलझा हुआ, बर्गर बॉय, अंग्रेजी बोल रहा है, ये सब चीज़ें सॉर्टेड हैं, उसके कपड़े एक जगह पे अबे तब्बे वाले वो तुम कराची आईटी, प्रॉपर कराची आइट बॉय दिखाया हमने समीर को। तो अब जब यहाँ पे आता है तो ऑब्वियसली जब ही स्टार्ट्स यूनिवर्सिटी एंड ऑल ऑफ दैट, तो उसके लिए भी एक डिफरेंस होता है कि यार मैं एक चीज़ पढ़ना चाहता हूँ, फिर पेरेंट्स जो है वो उस पर एक प्रेशर डाल रहे हैं कि आपने ये करना है, वो कह रहा है नहीं मुझे कुछ और करना है, तो वो पेरेंट्स के साथ भी उसको ऑब्वियसली। तुम्हारे पेरेंट्स नुमान सर हैं और सवेरा नवीन, तो सवेरा जी हैं, नुमान सर हैं। तो ऑब्वियसली अगर मैं उनके साथ एक्सपीरियंस की बात करूँ तो इट्स बीन ग्रेट एंड आई एम ग्लैड कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ नुमान सर। और मैं जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए इंस्टीट्यूशन यही होता है कि वो सीनियर्स के साथ काम करते हैं और फिर वो चीज़ें उनसे ग्रैब करते हैं, उनसे चीज़ें सीखते हैं। मैं अपने बाबा को एक दिन कह रहा था, मैंने कहा कि मुझे नुमान सर के साथ सेट पे काम करके ऐसा लग रहा है, या मैं उनके साथ जब भी सेट पे होता हूँ मुझे ऐसा लगता है मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ। तो इट डजंट फील कि मैं किसी एक्टर या सीनियर के साथ काम कर रहा हूँ, आई फील एज इफ आई एम वर्किंग विद माय ओन फादर। तो ही इज लाइक दैट ऑन सेट विद मी। थोड़ा वो तो मैं गाइडलाइंस देते हैं, कैसे कर लो, ऐसे कर लो। सो ग्लैड वो उतना बताते हैं और उतना समझाते हैं, इतना इन्वेस्टेड होते हैं आपके कैरेक्टर में जितना मतलब शायद आप भी ना हो। तो वो इतनी अच्छी बात है और मुझे लगता है कि
एक बड़े अदाकार की खासियत यही होती है। क्योंकि जो पिछली सीरियल थी आई ड्रीम प्रोडक्शंस की थी, मैं उसका नाम भूल गई क्या, जिसमें हरीम थी, बिस्मिल सॉरी, उसमें जो उनका बेटा बना था साद, मैंने जब वो यहाँ शो पर आए थे मैंने उनको कहा था साद तुम्हारा ये बेस्ट काम है अभी तक का। साद ने पहले भी काम किया है, लेकिन वो रिफ्लेक्शन आती है जब आप बड़े एक्टर्स के साथ काम करते हो, तो वो आती है चीज़। उनकी प्रेजेंस इज इनफ ना, मतलब वो जब खड़े होते हैं और आप ऑटोमेटिकली जो है ना वो चीज़ जो है उनसे सीख रहे होते हैं, कहीं ना कहीं आप एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं उनकी एनर्जी। तो आई एम ब्लेस्ड एंड ऑनर्ड कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला, एंड ऑफ कोर्स मीसम भाई एज वेल। देखते हैं भाई तुम लोगों का काम, अब तुम लोगों से ना एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं जब तुम लोगों का काम देखा है, तुमने फिल्म भी की है और ड्रामे भी किए हैं ना, तो आप अबुल के ऊपर जो है वो कंधों पे बोझ है, तभी बेचारा ये नर्वस हुआ है आज। अबुल पहली देखो, या तो छा जाओगे, बिल्कुल ऐसे ही है, तुम्हारे पास है पूरा मैदान। हाँ बिल्कुल ऐसे छा गया है, बिल्कुल छा गया है। मैंने कल मैसेज किया था अबुल को एंड आई वाज लाइक कि मेरे घर में तुम्हें सब इतना पसंद कर रहे हैं ना, तुम्हें पता भी नहीं है। एवरी मॉम लव्स समीर। या सबने मुझे आके अबुल तुम अपने कैरेक्टर के बारे में बताओ, तुम्हारे कैरेक्टर का नाम समीर। मेरा जो कैरेक्टर है वो बेसिकली एक स्ट्रीट स्मार्ट बच्चा है, अच्छा, जो सड़कों पे पला बड़ा है, अच्छा, और उसकी जो एज है वो एक एडोलेसेंट है। जब आप एक एडोलेसेंट होते हो तो आपका दिमाग स्पॉन्ज की तरह होता है, यू नो, आप बच्चे को जब कुछ बताओगे तो आप उसको बोल के नहीं सिखा सके, करके दिखाओ, वो देख के सीखेगा, आपकी बात समझ ही नहीं सकता, उसके पास कॉन्शियसनेस ही नहीं है उस टाइम पीरियड पे, तो उसको जो सही लगता है वो करता रहता है, उसको भी सही गलत का फ़र्क नहीं पता, उसके लिए उसके हिसाब से वो सर्वाइवल पर है, स्टेबिलिटी पर नहीं है। और आई थिंक माशरे की रिप्रेजेंटेशन है समीर, क्योंकि वो स्ट्रीट स्मार्ट बच्चा है और सड़क पे बड़ा हुआ है, तो वो बेसिकली जो भी बोलेगा या करेगा वो माशरे की मतलब यू नो रिप्रेजेंटेशन है। ओके, ही इज़ नॉट हिज ओन ओरिजिनल सेल्फ, वो हमारा माशरा रिप्रेजेंट कर रहा है थ्रू आउट। अच्छा, तुम चारों से मुझे एक सवाल करना है, वो ऑब्वियसली ये देखो ड्रामे भी इसलिए बनाए जाते हैं कि लोगों के दिमाग में ना जो सवालात होते हैं उसके जवाब, अगर आप किसी को नसीहत देंगे तो समझ नहीं आती लोगों को, कहते क्या है यार बोरिंग, चैनल चेंज करो। तो ड्रामे जो है बहुत सारा असर छोड़ते हैं माशरे पर। सो अभी जेनजीज जो हैं, हम लोगों को उनको पालने के लिए ना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, हमें उनके लेवल पर आने के लिए हमें उनको थोड़ा समझना पड़ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। अगली जो, जैसे तुम लोग जब अपने बच्चों को पालोगे तो तुम लोगों की अप्रोच अलग होगी, क्योंकि तुम लोग उसी वाले एरा से होगे। हम लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है जब बच्चे टीन एज में आ रहे हैं, हम कैसे उनके बराबर आकर उनको समझाएं। अब हम वो नहीं कर सकते जो हमारे अम्मा अब्बा ने हमारे साथ किया, खबरदार निकले 9 बजे के बाद एंटर हुए घर में, तो मतलब हम लोगों के ऊपर जो सख्ती थी वो सख्ती थी, तुम लोगों के साथ हमें दोस्त बनना पड़ेगा। तो थोड़ा सा तुम लोग गाइडलाइंस दे सकते हो एज जेनजीज कि क्या पेरेंट्स को अपने अंदर चेंजेस लेके आनी चाहिए टीनेज की परवरिश में। अब तो माशाल्लाह तुम लोग थोड़ा सा टीनेज से ऊपर हो गए हो और तुम लोग कैरेक्टर्स जेनजी वाले ही प्ले कर रहे हो, तो थोड़ा सा तुम लोग हमें गाइडलाइंस दे सकते हो कि क्या ऐसा करना चाहिए। बिल्कुल, आई थिंक मैं जो सोचता हूँ, आई थिंक अगर मैं अपने पेरेंट्स की बात करूँ, मुझ पे कभी भी उन्होंने किसी चीज़ का प्रेशर नहीं दिया या कोई चीज़ फोर्स नहीं की कि ये करो। जब आप बताने पे आ जाते ना कि नहीं तुमने ऐसे चलना है, ये तुमने स्टेप्स फॉलो करने हैं, तो इवेंचुअली आप जब अपना आप नहीं सोच पाते ना, जब अपना दिमाग नहीं इस्तेमाल करते, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जब आप पेरेंट्स भी जब चीज़ें फोर्स करना शुरू हो जाते हैं ना, तो बच्चा रिबेलियस हो जाता है। तो बच्चा पे डिसिप्लिन कैसे करे पेरेंट? आई बिलीव आप समझा सकते हैं, बाकी बच्चे पे खुद डिपेंड करता है कि बच्चा किस तरह का निकलता है। ठीक देखो बच्चों को अगर खुला छोड़ दो तो वो तो सारी रात गेम खेलते रहे, सुबह स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी कहीं भी जाना है तो फिर उसमें वो वाली एफर्ट नहीं कर सकेगा जो आमतौर पे करते हैं। तुम सब जिसको कोई दिमाग में आए बात बताओ। आई गेस आप जो ये कह रही हैं कि अगर वो पूरी रात गेम तब खेलेगा जब उसकी बचपन से वो आदत होगी, तो आई गेस बहुत यंग एज से ही पेरेंट्स को जो है वो एक बच्चे की रूटीन बनानी चाहिए जिसमें उसे पता है कि मेरा ये स्केड्यूल है, मुझे अब खाना है, अब सोना है, अब ये करना है, वो करना है। और सबसे बड़ी चीज़ मुझे फील होती है कि पेरेंट्स को फेथ होना चाहिए अपने बच्चों पे, बहुत भरोसा, और गलती करने का मौका दें। एक गलती पे जब गलती करेंगे तो सीखेंगे। तो एक गलती पे अगर वो जो है रिएक्ट करेंगे आगे से तो बच्चा कभी भी नहीं सीखेगा, बच्चा डर जाएगा। तो मुझे लगता है कि अब मेरे पेरेंट्स ने भी यही किया कि बचपन से बहुत भरोसा, कहीं जाना है, कुछ करना है,
डाउट्स होते थे डेफिनेटली, बाहर जा रही है लड़की, क्योंकि मेरी फैमिली से कोई मीडिया में है नहीं, तो कहाँ जा रही है, कहाँ इंटरव्यू देने जा रही है, कौन सा सेट है, कौन सा शो है, क्या है। मैं कहती थी आप चलें। तो उनको अच्छा लगता था कि वो जो है हमें साथ लेके जा रही है, और उन्होंने भी मुझे इतनी परमिशन दी, इतनी लिबर्टी दी कि ठीक है हम चलते हैं, देखते हैं क्या है। तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स की तरफ से बहुत मैटर करता है कि बच्चों के ऊपर भरोसा होना चाहिए। अब तुम दोनों से भी मैं राय लूँगी एक छोटे से ब्रेक के बाद हम जब वापस आएंगे, एक सवाल जो तुमने कहा कि बचपन से ये आदत डेवलप होनी चाहिए। जब बच्चा स्कूल तक होता है ना, काफ़ी कंट्रोल में रहता है वो। जब बच्चा कॉलेज यूनिवर्सिटी जाता है और फिर उसकी क्लासेस का टाइमिंग थोड़ा ऐसा होता है, तो फिर वो सुबह वाला डिसिप्लिन ख़त्म होता है। उस वक्त क्या करना चाहिए पेरेंट्स को, और तुम लोग भी सोच के रखो। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। हमारे आज के प्रोग्राम करने का जो मकसद है वो ये है कि इनका ड्रामा परवरिश शुरू हुआ है आप लोगों के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज के साथ। ये ड्रामा है एंटरटेनमेंट से और अच्छी एक्टिंग से, अच्छी स्टोरी टेलिंग से भरपूर डायरेक्शन के साथ आपके स्क्रीन्स पर नज़र आएगा ARY में हफ्ते में 2 दफ़ा, मंडे एंड ट्यूसडे की रात 8 बजे। तो देखना मत भूलिएगा परवरिश। गुड मॉर्निंग। This is your golden chance to record your audition. मैं बाहर खड़ी जाती हूँ, someone comes, I'll bang the door. जिस सेंटर मैंने तैयारी की है आप उसको इसी में भेजें, क्योंकि पढ़ाई भी अच्छी है, मैं पार्ट टाइम जॉब भी करती हूँ वहाँ पे। Look how responsible she है कि पढ़ाई के साथ साथ कितनी जिम्मेदारियाँ उठाई हुई है उसने। इतने अलग माहौल से वो लड़की उठ के आई है और यहाँ आके वो वैसे ही परेशान है। तुम और गर्ल्स स्कूल में डाल दोगे तो कैसे फोकस करेगी पढ़ाई पे? अरे यार, लड़कों के साथ पढ़ना ही क्राइटेरिया नहीं है फोकस करने का। नहीं, आप मुझसे बदतमीजी क्यों कर रहे हो? उस दिन भी आपने मुझसे बदतमीजी की थी, अभी भी आपने की है। You're acting like a snob. चलो अब apologize. अगर मैं ना करूँ तो बड़ी नफरत थी उसकी आंखों में मेरे लिए। आंखों में आज मैंने अपने लिए जितनी नफरत देखी है उसका अंदाजा नहीं कर सकता। My career, my music, everything is ruined because of you. He's a bloody loser. तुम बाप हो उसके, कैसे मेरे बच्चे को तुम ऐसे लवारिसों की तरह छोड़ सकते हो? दुनिया का कौन सा बाप? मैं कमिंग डॉक्टर? ये नहीं चाहता कि उसका बच्चा उससे ज्यादा कामयाब हो। ये बाप और बेटे के अना की जंग है। बनी ने घर छोड़ दिया है, पता जाने कितना वक्त लग जाएगा। अरे की आवाज है ये तो? डर गया मैं, डर गया। एक बाप अपने बेटे से डर गया। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। परवरिश बिल्कुल ऐसे ड्रामे की इस वक्त बहुत शदीद ज़रूरत थी जो ARY थैंक गॉड हम पेरेंट्स के लिए लेकर आया है, स्पेशली आप लोगों के लिए। 7 अप्रैल से आप इसे देख रहे हैं ARY डिजिटल की स्क्रीन्स पर, मंडे और ट्यूसडे रात 8 बजे। और आप इस ड्रामे को देखेंगे जो कि बिग बैंग प्रोडक्शन से है। राइटर हैं किरण सिद्दीकी, मीसम नकवी इसके डायरेक्टर हैं। जो कास्ट है वो 4 ये मेरे पास जो लोग हैं, नुमान एजाज, इसके अलावा आपको स्क्रीन पे नज़र आएंगे सवेरा नदीम, शमीम हिलाली, समन अंसारी। साद तो तुम्हारा ही नाम है ना, साद ज़मीर? नहीं है। वो कोई और है? मैं समर हूँ। अल्लाह, अच्छा साद, पागल हो गई हूँ मैं। साद ज़मीर, नजरुल हसन, बख्तावर मजहर, नूरे जीशान, हलीमा अली, अबुल हसन तो बैठे हुए हमारे सामने, अरशद महमूद साहब। इतनी प्यारी कास्ट माशाल्लाह इस ड्रामे में मौजूद है, सारे एक से एक एक्टर्स। और ये इन सारे लोगों को आप देख रहे हैं जनाब परवरिश में। मैंने जाने से पहले तुम लोगों से ये सवाल किया था जिसका जवाब तुम तो दे पाई और समर भी दे पाए। ऐना, तुम और अबुल तुमने देना है। हाँ। और मैंने सवाल ये किया था कि पेरेंट्स को जेनजी जो इस वक्त जनरेशन है उनको कैसे हैंडल करना चाहिए? चपेट लगा के? नहीं आई फील लाइक ये तो तुम आप कैरेक्टर से निकल आओ अपने। मजाक कर रहा हूँ। तुम्हारे कैरेक्टर को चपेट लगानी चाहिए। बिल्कुल। हाँ, अबुल की बात करें। मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक आपको परसेप्टिव होना चाहिए। आप अपने बच्चे के जूते में खड़े होकर देखें एक दफ़ा। हाँ। उसकी नज़र से देखें वो क्या चाहता है। हाँ। फ्रीडम दें बट सुपरविजन रखें। हाँ। उसको आप बताएं अपनी बात, मुसल्लत ना करें। तुम्हें लगता है कि जैसे कभी कभार क्योंकि मेरे पास 2 जनरेशन है, मेरे पास जेनजीज भी हैं और जेनजी अल्फा भी है, मतलब एक 10 साल वाला भी है
Gen Z and Gen Alpha. Gen Alpha, sorry. Gen Z है और Gen Alpha. अब पता नहीं ना भाई, सीख रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता तुम लोगों की वर्डिंग्स और वो सारी चीजें, और जब मैं उसको प्रोनाउंस भी करती तो मेरे ऊपर सब तीनों बच्चे मिलके हंसते हैं। हमें याद नहीं होती। हंसना नहीं चाहिए, आई थिंक हंसना नहीं चाहिए। नहीं, वो अब हमारे ऊपर भी हंस रहे हैं, वो तो मैं सीख रही हूँ ना अभी। Gen Alpha तुम कह रहे हो, तो अब मुझे तुम ये बताओ कि मैं अगर सख्ती करूं, मैं नसीहत करती हूँ उनको, डायलॉग करती हूँ उनके साथ, बात करती हूँ उनको ना बिठा कर कि ये सही है वो, तो ये तीनों मिलके मेरा मजाक उड़ाते कि बस करे, कितनी नसीहतें करेंगी। क्या करें माँ बाप, फिर सख्ती भी नहीं करें, नसीहतें भी नहीं करें? कि एक सोल्यूशन ढूंढने से पहले हमें प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना चाहिए। आई एम टू यंग टू स्पीक ऑन दिस, बट फ्रॉम व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इसके कभी कभी मुझे भी फील होता था यार कि हमारी जनरेशन इतनी डिप्रेस्ड क्यों है, पहले तो नहीं होता था ये। इट्स बिकॉज वी हैव मोर अवेयरनेस नाउ। ओके, वी नो मोर कि इफ आई फील एंग्शियस, व्हाई इज दैट, कि oh I have social anxiety, oh I have anxiety from my exams, that's what I learned about myself। जैसे जैसे मेरे एग्जाम्स करीब आ रहे हैं वैसे वैसे मुझे मेरी सांसें बंद हो रही हैं, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। एंड सुनो, लेकिन ये तो मेरे साथ भी होता था, लेकिन आपको नहीं पता था ना, that's the problem। मुझे लगता था कि मुझे फोबिया है, इम्तिहानों का फोबिया, मुझे तैयारी है, मेरी बहन नहीं थी ऐसी, तो तुम्हें भी वही चीज। मुझे मेरी टीचर्स कहती हैं कि इसके सामने क्वेश्चन होता है और इसे दिख नहीं रहा होता, बिकॉज शी इज सो पैनिक्ड। इवन व्हेन आई नो आई हैव स्टडीड, मैं पूरी रात पढ़ी हूँ फिर भी, बट अवेयरनेस इज अ थिंग दैट हैज हैपेंड इन जेन ज़ी एंड वी शुड टेक दैट इनटू कंसिडरेशन। पेरेंट्स को कि यार इनको पता है, दे नो व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, जो इनके दिल में चल रहा है मैं इनकी बॉडी में जाके वो फील नहीं कर सकता। तो व्हेन दे आर टेलिंग एंड व्हेन दे आर कम्युनिकेटिंग विद मी, आई शुड नॉट शट देम ऑफ, आई शुड sit them down, disregard नहीं कर देना चाहिए। disregard, exactly, यानी कि अगर बच्चे ये बता रहे हैं, behavior ना हो, जैसे बच्चे ये बता रहे हैं कि हमें ADHD है या हमें हेल्प की जरूरत है, तो माँ बाप उनको क्या ऐसे ही नहीं बोल, मतलब ये नहीं बोलेंगे, उनकी चीज को वैल्यू करे, क्योंकि जो चाइल्डहुड ट्रॉमा, क्योंकि ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, इतनी कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं कि लोग यहाँ पर हमारे यहाँ कह देते हैं, उसको स्टिग्मेटाइज कर देते हैं कि ये तो जहनी मरीज हो गया है, नफ्सियात का बंदा है। हमें इस तरीके के वर्ड्स यूज नहीं करने चाहिए, क्योंकि जब हम इस तरीके के वर्ड्स यूज करते हैं तो फिर हम स्टिग्मा को प्रमोट करते हैं। हमें स्टिग्मा प्रमोट नहीं करना चाहिए, हमें समझना चाहिए, क्योंकि हम इसको कह देते हैं ये तो वेस्टर्न है, वेस्टर्न नहीं है, ये हमारे यहाँ भी क्या बर्गर बन रहे हो, हम क्योंकि वो भी इंसान है, बर्गर बन गए हो, हम भी इंसान ही हैं। ये बर्गर और उसकी देसी की जंग नहीं है, बात है कि हम सब इंसान हैं और हम सबके साथ कुछ चीजें सेम होती हैं। अच्छा, एक और चीज जो मैंने ऑब्जर्व की है, जैसे होता है ना, हमारे में वो बोलते थे सुनो जो तुम्हारा मोटा वाला दोस्त नहीं है, तो हमें इतना फर्क नहीं पड़ता था। अगर हम अपने बच्चों को बोलते वो जो तुम्हारा मोटा दोस्त है, यार रेसिज्म नहीं करेंगे, रेसिज्म यार क्या क्यों बोल रहे हैं, मोटे को मोटा क्यों बोल रहे हैं, हमारे बच्चे में डांट देते हैं। ये भी एक फर्क मैंने देखा। ये अच्छी चेंज है, ये बहुत अच्छी चेंज है, बॉडी पॉजिटिविटी होनी चाहिए जी, बहुत अच्छी चेंज है, मुझे तो ये बहुत अच्छी चीज लगी। मतलब हम किसी की बॉडी को देख के ना बोले कि ये मोटा है, ये पतला, जो तुम्हारा काला दोस्त है ना, वो जो छोटे कद का नहीं था, हम बहुत आम तौर पे बोल देते थे। जैसे देयर इज दिस वर्ड यूजुअली, मुझे जब मैं स्कूल में था तो मैं बहुत छोटा था, मेरी हाइट बहुत छोटी थी, तो मुझे दोस्त बोलते थे कोडू, नाटा, नाम रखे होते थे। या तो नेम कॉलिंग। अब अगर ये चीजें होते तो हमारे बच्चे हमारे पेरेंट बन के हमें चुप कराते। क्योंकि मुझे ये एक चीज बहुत अच्छी लगी है इस जनरेशन, मतलब हमने रेसिज्म, इस जनरेशन ने रेसिज्म, सेक्सिज्म, सरफेस लेवल मिसोजिनी, ये सारी चीजें रिकॉग्नाइज कर ली हैं। सिग्निफिकेंट ग्रोथ है ये मेरे हिसाब से। तुम्हें लगता है कि बुली बढ़ी है इस जनरेशन में या कम हुई है? आई थिंक पीपल are very used to, Mike Tyson ने कहा था कि people are very used to saying whatever they want on social media and not getting punched in the face for it, which is something that's very true, कि आप मुंह पे because of social media anybody can say anything, right? That's the problem. कोई भी कुछ भी कह सकता है। या तो आई फील है कि कुछ लोग जो थोड़े सेंसिबल हैं वो सोचते हैं कि यार हर किसी को बेनिफिट ऑफ द डाउट कभी कभी हर कोई डिजर्व करता है। Everybody makes mistakes, whether you're a public figure, an influencer, a TikToker, no matter what you are, all are everybody human makes beings. mistakes. Yeah, you're right. हम सब इंसान हैं, गलतियां हमसे होंगी, we cannot be perfect. Everyone पहली दफा सब जिंदगी जी रहे हैं. It's all of our, it's first time, you know. Everyone's gonna make mistakes. Us living for the first time. जैसे parents, जैसे हम अक्सर जो generation है हमारी, उनको parents से बड़ा गिला शिकवा होता है कि हमारे माँ बाप ने वैसे नहीं जिया,
मैं भी एक टाइम पे ऐसा हो गया था यार, मेरे माँ बाप मुझे समझते नहीं है, ये वो वैसे नहीं करा, क्योंकि मुझे एक्सपोजर मिल गया, मैंने चीजें देख ली, तो मैंने रिकॉग्नाइज करा। एक फेज आता है ना, ये हर किसी के ऊपर आता है कि लोग उस टीनेज में बच्चे ना अपने पेरेंट्स को थोड़ा कसूरवार कहते हैं, और कभी कभार ये भी कहते हैं आपको क्या पता जमाना क्या हो गया। यहाँ पे ये बच्चों की गलती है। वो टीनेज में एक सब पे फेज आता है ना कि उनके माँ बाप जो है वो गड़बड़ लगने लगते हैं। बिल्कुल ऐसे मेरे ख्याल में गलती नहीं है, लेकिन दोनों तरफ से समझना चाहिए। पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि वाकई टाइम हैज़ चेंज्ड, चीज़ें चेंज हो गई हैं, एनवायरनमेंट चेंज हो गया है, और बच्चों को भी ये समझना चाहिए कि माँ बाप बच्चों को उस तरीके से हैंडल करते हैं जितना उन्हें पता है। अच्छा, उन्होंने देखा जैसे जब मैं टीनेज में थी मुझे लगता था अल्लाह के बाद जो है ना वो बस अम्मी अब्बू हैं परफेक्ट, मुझे उनमें कोई फ्लॉज नजर नहीं आते थे। लेकिन जैसे लाइक ये वाली जो जनरेशन है उनको पता है उनके माँ बाप के फ्लॉज, उनको पता है, उनके लिए ये वो नहीं है कि ओह दे आर we can grow together if we, you know, I'll make myself better for you, you make yourself better for me, you know, make yourself better for me. It's like हम common ground तब सीख कर सकते हैं जब हम दोनों में से entitlement खत्म हो जाए। entitlement कैसे खत्म होगी कि हम ये recognize करें कि हमारे माँ बाप भी पहली दफा माँ बाप बने, जैसे हम पहली दफा जिंदगी जी रहे हैं, हमारे माँ बाप भी पहली दफा माँ बाप बने। हम ऐसे नहीं कह सकते कि मुझे एक टाइम तक लगता था कि यार वैसा नहीं है अच्छा जैसा मैं चाहता हूँ, तो वो तो मेरे एक्सपोजर और नॉलेज से आ रहा है। जब मैंने कुछ टाइम बैठ के पॉन्डर किया इसके ऊपर, तो मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे माँ बाप जितना जानते हैं उसमें बेहतरीन से बेहतरीन। अच्छा, अब तुम लोग अगर ये देखो, अच्छा हम वैसे बाकी पता नहीं अगली कौन सी बहस पे निकल गए, लेकिन मैं अगर ये ड्रामा परवरिश की बात करूं तो क्या इसमें ये जो सवाल मैं तुम लोगों से करी हूँ जगह जगह इन चीज़ों का है कोई जिक्र? ऑफ कोर्स मैंने जो अवेयरनेस वाली बात कही मैं कहने वाली थी, आई थिंक इट रेजोनेट्स विद वलीज कैरेक्टर अ लॉट, कि वली के फादर हर वक्त कह रहे होते हैं दैट यू कांट बी अ म्यूजिशियन, यू नो, इट्स अ स्टूपिड करियर, बट नाउ musicians make so much money। अगर हम materialistic side की तरफ जाएं, अगर हम materialistic side की तरफ जाएं, तो they make so much money, they are known worldwide, our singers are known worldwide, they get so much exposure। देखो जैसे एक जमाने में होता ये था कि आपने क्या पढ़ना है, डॉक्टर इंजीनियर, फिर उसके बाद MBA आ गया, फिर उसके बाद कंप्यूटर आ गया। मेरे बच्चे, एक बच्चा फिल्म मेकिंग की डिग्री कर रहा है और एक बच्ची फैशन डिजाइन की डिग्री कर रही है। तो एक ईरानी टैक्सी ड्राइवर था, उसको जब मैंने बताया, मैं बाहर थी पाकिस्तान से, तो कहना तुम पागल हो, तुम बच्चों को पढ़ा रही हो फिल्म मेकिंग और फैशन डिजाइन, ये कोई डिग्री है? तुम उनको डॉक्टर बनाती, तुम उनको, वो उसकी भी सोच ये थी, और वो मुझे कह रहा था, ये वो कुछ ज्यादा ही पुराना मिलेनियल था शायद। यही कहते हैं ना। मेरे घर में भी है कि माय आपी इज एन इंजीनियर, माय ब्रदर इज इन फाइनेंस एंड आई एम एन एक्टर। तो बिल्कुल हटके, तो वो मुझे कहने लगा तुम अपने पैसे खर्च कर रही हो, तुम बच्चों को पढ़ा के ये पढ़ाई करा रही हो, इसमें पढ़ाई की क्या जरूरत है? मैंने कहा ये क्यों सोच रहे हो तुम, खाली डॉक्टर बनना ही पढ़ाई की? हर चीज के लिए पढ़ाई की जरूरत है। हमारे यहाँ तो होता नहीं, बाहर तो कारपेंटर भी बन रहे हैं, आप अगर बेबी सिटर भी बन रहे हैं, उसका भी लाइसेंस है। हर काम की उतनी इज्जत होनी चाहिए। हमारे यहाँ बस लोगों के अंदर एक बड़ी आदत है, एक दूसरे को बिरेट करते हैं कि ये ऐसा वो वैसा। मेरा मानना है कि आप जिस सीईओ को भी उस लेवल की जो इज्जत दे रहे हो, वही आप एक जैनेटर को भी दो। हमारे यहाँ लोग जैसे वेटर को, ओए जरा ओए, आप रिस्पेक्टफुली बात कर सकते हो। अच्छा, ये वाली चीजें ये वाली जनरेशन समझती है। Exactly. तुम लोग एक करके नहीं बुलाते हो। एटिकेट्स में आती है, सिविक सेंस में आती है। हमारे यहाँ लोगों में, पाकिस्तान में स्पेशली, पीपल डोंट हैव सिविक सेंस। लोग बोलते तो हैं कि वही सरकार ऐसी, गवर्नमेंट ऐसी, बट आप खुद भी तो देखें ना पहले। हम लोग बड़े वैसे हैं कि हम किरदार कशी तो फौरन कर लेते हैं, बट हम अपने गिरबान में नहीं झांकते। मैं भी टाइम पे सब पे उंगलियां उठाता था। मेरे अंदर चेंज तब आया जब मैंने खुद के ऊपर उंगली उठाना शुरू करी। अच्छा, एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, जैसे तुम लोग भी देखो, ये वाली बात बहुत आम हो गई है कि नौकरियों पे जो है ना जेंजीज को उस तरह नहीं रख रहे जिस तरह रखना चाहिए, क्योंकि जो बिजनेसमैन हैं या जो भी नौकरी देने वाले लोग हैं, एम्प्लॉयर्स हैं, उनको लगता है कि जेंजी उतने सीरियस नहीं है काम में जितने के मिलेनियल्स हैं, और इसलिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल उतने नहीं हैं। कोई तो बुराई होगी ना, मतलब तुम लोग यस सर नहीं कहते, और मतलब जो मिलेनियल्स हैं वो तो जो मालिक ने कह दिया वो मालिक ने कह दिया, है ना? और तुम लोगों को अगर जरा सा कुछ कहें तो तुम लोग नौकरी छोड़ के भी चले जाते हो। तुम लोग, इसलिए कह रही हूँ मैं जेंजी। सर अब ये देखें ना, आपके सवाल में ये कि जरा सा
वो जो ज़रा सा है ना, उसी यही बहस है हमारे मेरे ख्याल में सोसाइटी की, कि वो ये तो इतनी सी बात है, वो इतनी सी बात कतरा कतरा करके तो दरिया बनता है, कतरा कतरा करके तो दरिया बनता है, इतनी सी बात नहीं होती है। वो होता ही है कि अगर उन्होंने गलत बात कही है तो हम सिर्फ उसको करेक्ट करते हैं। किसी की सेल्फ एस्टीम हर्ट हो सकती है, किसी को इशू हो सकता है, यू नो, और हम बस जवाब दे रहे हैं उसका मतलब, और उनको लगता है कि ये तो बदतमीजी कर रहा है, हर चीज़ को वो बदतमीजी के ज़मरे में ले आते हैं, या कि ये बहस कर रहा है, या ये क्योंकि जेंजी है तो डिसिप्लिन नहीं है। तो ये गैप कैसे कवर होगा, क्या होगा, इस गैप को कवर कैसे करेंगे? सारे जेंजीज तो बिजनेस नहीं कर सकते ना, सब स्लो वो स्मॉल बिजनेस खोल के नौकरियां तो सबको करनी पड़ेंगी ना, मतलब लाइक आई थिंक अगर हर कोई अपनी सेल्फ वर्थ समझे तो लोगों को ये समझ आ जाएगा कि हम इतनी जल्दी ऑफेंड क्यों हो जाते हैं। इज दैट वी आर वेरी इन आवर ओन स्किन। आई थिंक सबसे पहली चीज़ ये है कि सब अपनी ईगो ख़त्म करें और अंडरस्टैंड करें कि सामने वाला क्या कह रहा है। तुम लोगों को क्या लगता है जेंजीज में क्या बुराइयां हैं जो उनको ओवरकम करनी है? आई थिंक मुझे जो लगता है कि दिस इज व्हाट आई हैव नोटिस्ड, सबसे पहली चीज़ जो है हम बड़े इम्पेशेंट हैं। सही है, हर चीज़ जल्दी चाहिए, जल्दी चाहिए, हाथ में है ना सब, मोबाइल, यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, ये देख लो, वो देख लो। अटेंशन स्पैन भी कम हो गया, अटेंशन स्पैन कम हो गया है। मुझे लगता है कि सब्र शुक्र करना भूल गए, वो करना सबसे बड़ा ज़रूरी है। यू हैव टू रियलाइज कि यार जहाँ पे आप हैं वहाँ ठीक है, चाहिए बहुत सब वही ना, इम्पेशेंट हो गए हैं। मैं कहता हूँ कि भाई जहाँ है वहाँ का उस चीज़ का शुक्र अदा करें और आगे ज़िंदगी जिए। बट यही वाली बात है कि सबर शुक्र करने का जो है, it's like try to live in the moment, try to live in the moment, don't count your days, count your presence in your day. Like no amount of worrying can, you know, change your future, or no amount of, you know, thinking about your past mistakes, वो change नहीं हो सकता कुछ भी। आपने ना past change कर सकते हो ना आप future change कर सकते हो। लेकिन जेंजीज की एक बात है कि वो ऐसा नहीं है कि वो enjoy नहीं करते लाइफ को, वो ऐसा नहीं होता फ्यूचर के लिए, वो उनको आता है मोमेंट में जीना, कि भाई ये है ना जिंदगी, अब बाद में देखी जाएगी कि चलो 10 दिन काम किए तो 15 दिन छुट्टी करते हैं। बट ये भी कहीं ना कहीं इतनी प्रैग्मेटिक अप्रोच नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं भी हूँ, मैं भी इसी स्कूल ऑफ थॉट का था कि ओके एंजॉय भी करना चाहिए, आप एंजॉय करो, बट एंजॉय भी ज़्यादा नहीं करना चाहिए। एंजॉय आपको एक मैं आना रवि ना हर चीज़ में, आपको एंजॉय हमेशा एक सर्टेन लेवल का करना चाहिए, क्योंकि लाइफ एंजॉयमेंट के बारे में नहीं है। क्योंकि देखो यही वो एज है जहाँ या तो तुम लोग कुछ बन जाओगे या फिर एंजॉय करने के लिए आपके पास आपकी पुराना बुढ़ापा है, आप उसके अंदर एंजॉय कर सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने बुढ़ापे में एंजॉय करूंगा। मैं अभी मुझे बहुत सारे बुढ़ापा किसने देखा, कल किसने देखा। हाँ, वो अगेन फिर वही वाली बात है, कल किसको पता है। I think it's subjective. Just live in the moment and be grateful for what you are. मोमेंट में रहो, मतलब एंजॉय करना बुरा नहीं है, एंजॉय भी करना चाहिए। चलो अब बहुत ज्यादा एंजॉय कर लीजिए। अब तुम लोगों से ना मैं कुछ सवाल करती हूँ, ब्रेक के बाद कुछ सवाल करती हूँ, जिस उस सवाल के जवाब में तुम लोग जब बिल्कुल फोकस्ड होकर सवाल होगा तो फिर मुझे तुम लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज़ ज़्यादा पता चल सकेंगे। और मुझे लगता है कि आज मेरी तो हेल्प होगी इस प्रोग्राम के थ्रू, बहुत सारे पेरेंट्स जो हमें देख रहे हैं उनकी भी होगी, और ज़्यादा हेल्प तब होगी जब वो परवरिश देखेंगे मंडे और ट्यूसडे की रात 8 बजे, क्योंकि ड्रामे की शक्ल में, एंटरटेनमेंट की शक्ल में उन्हें बहुत सारी सीख मिलेगी एज पेरेंट्स। मॉर्निंग पाकिस्तान। वली बात करें हम, वी नीड सम आंसर्स यार, कम से कम हमसे बात तो करो। स्पेस तो ना, तुम मुसलसल बोल रहे होते तो। एक तो मुझे इस जनरेशन की समझ में नहीं आ रही है, ये फौरन से पहले ट्रॉमा में कैसे चले जाते हैं। करेगा बात, उसको प्रोसेस करने दो। यार कोई कंप्यूटर नहीं है कि प्रोसेस का टाइम लेगा। कांट टॉक टू यू, जो बात इस वक्त हो रही है उससे दूसरी तरफ मत लेके। क्या चाहते हो जिंदगी में, बोलोगे नहीं मुंह से, पता कैसे चलेगा। कुछ नहीं। Hi guys, this is me. Hi guys, this is me, विजय। सुबह ही हो जाएगी करते करते। अरे भाई, हमें ये तो पता था कि तुम्हें म्यूजिक का शौक है, ये नहीं पता था कि तुम में इतना टैलेंट है।
कहते हैं कि म्यूजिक भी जो है कहीं ना कहीं इट्स बैक बाय साइंस। एंट्रेंस एग्जाम सर पे है और बॉस गिटार बजा रहे हैं। ये गिटार यू प्ले? कोई चीज़ पसंद नहीं है तो थोड़ा सा इसको लो की रखना है। वही दिस इज योर गोल्डन चांस टू रिकॉर्ड योर ऑडिशन। मैंने रिक्वेस्ट की थी अपने मिनिस्टर दोस्त की कि इसको एडमिशन दे दो वरना ये बड़ा सी बन जाएगा। अब्बा क्या हो गया मेरी जिंदगी ना, मुझे आने देने दे आप लोग। मैंने पैदा किया है तुम्हें, तुम्हारी जिंदगी कर तुम्हारे एक एक सांस पर सिर्फ मेरा हक है। पापा बहुत अच्छे एक्टर हैं आप। I have to be very careful from now on. Great. वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जैसे कि मैंने कहा आज के प्रोग्राम से मैं भी बहुत कुछ सीखूंगी और इस ड्रामे से जिसका नाम परवरिश है और आप 7 अप्रैल से ARY डिजिटल की स्क्रीन्स पर इसको देख रहे हैं। रात 8 बजे मंडे एंड ट्यूसडे को आप देख सकेंगे। आप इस ड्रामे से बहुत कुछ सीख सकेंगे और मैंने जैसे पहले भी कहा था और अब भी कह रही हूँ कि कुछ ड्रामे ऐसे ARY देखिए बहुत सारे ड्रामे बनते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, चटखारे मसालेदार, लेकिन कुछ ड्रामे ऐसे होते हैं जो व्यूअर्स हैं उनको एक सीख देने के लिए, उनको समझाने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे माहिरी भी था, वो उसके अंदर एक कंटेंट था, वो सिर्फ वो ड्रामा नहीं था, वो एक सिखाने के लिए एक चीज़ थी जो कि लोगों को, बहुत सारे लोगों को तरीके से बात समझ नहीं आती, उनको जब सीधी उंगली से ना समझ आए तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। सो ये वो वाले ड्रामे हैं और इसके लिए बड़ा अप्रिशिएट भी किया था लोगों ने ARY को कि वो हमेशा इस तरह का कंटेंट लेकर आता है जो एक थोड़ा सा माइंडसेट लोगों का बना हुआ है उसको चेंज करने की कोशिश है, एक थोड़ा माशरे को बदलने की कोशिश है परवरिश के थ्रू। अच्छा देखो हर चीज़ का कॉन्सेप्ट होता है। अब हम जेनजीज़ के ऊपर अब बात कर रहे थे तो जैसे मैंने कहा कि ये 9 बयाता दुल्हन है हमारे पास यहाँ बैठी हुई है, तो एक ज़माने में ऐसा लगता था कि जेनजी शायद जल्दी शादी नहीं करेंगे या वो अपने करियर पे ज़्यादा फोकस करेंगे, स्पेशली लड़कियां। मगर मैं देख रही हूँ कि बहुत यंग एज में भी सब शादी करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो तुम लोगों की क्या सोच है? तुमने तो अपनी सोच बता दी, अभी 14 दिन पुरानी दुल्हन है ये, तुम लोग भी ज़रा बताओ तुम लोग क्या सोचते हो कि क्या शादी के एज में सही लगता है तुम लोग? आई थिंक ये लोग शादी की उम्र से तुम इतनी शर्मा क्यों रही हो? नहीं मैं ये कह रही हूँ मैं बहुत कैसा बात कर सकते स्टिल। हाँ आई फील लाइक मुझे तो आई डोंट इवन थिंक अबाउट, बट अगर आइडियली देखा जाए तो आई थिंक आई वुड गेट मैरिड अराउंड। इतनी प्रोफाइल तुम्हारे चेहरा नजर नहीं आ रहा। हाँ थोड़ा सा उस तरफ करो, पतली बहुत हो गई हो मुझे पता है, चेहरा उस तरफ करके बोलो। अच्छा हाँ इसमें पतली लग रही हो, इस तरह बैठी भी हो तो, लेकिन बहुत प्रोफाइल आ रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है रूठी भी हो नाज़रीन से। हाँ बिल्कुल, अब ऐसे बोलो। अब बताओ तुम क्या मैं तुमसे पूछ रही थी कि शादी के को लेके तुम लोग क्या सोचते हो? आई थिंक अगर माइंड में अगर कुछ आए तो 25, 26, लेकिन यू नेवर नो। I think you never know. There's no certain age for marriage. मुझे लगता है जब आपको सही लगे, जब आपको लगे कि मैं बात कह चुका हूँ पहले भी कि अगर आप मेंटली स्टेबल हों, you're earning well and आपको लगता है कि आप किसी एक नए इंसान को अपनी ज़िंदगी में वेलकम कर सकते हैं तो आपको कर लेनी चाहिए। There's nothing bad. उसका उम्र का कुछ लेना देना नहीं। मुझे नहीं, मेरे नज़दीक ऑब्वियसली मैं जो कह रहा हूँ और आखिर नहीं, लेकिन हो सकता है कि ये सही हो। आपकी कोई सर्टेन एज नहीं होती। मैंने देखा है लोगों ने 40 के बाद भी की है और सक्सेसफुल रही है मैरिज। मैंने देखा है लोगों ने 18 की उम्र में भी किया है, सक्सेसफुल रही है। कोई एक फॉर्मूला नहीं है इस चीज़ का कि भाई सक्सेसफुल मैरिज आप इस एज में करेंगे तो आपकी चलेगी। इट जस्ट डिपेंड्स ऑन द पर्सन, आप जैसे हैं और आपको आप जैसा कोई आपका जोड़ीदार आपको मिल जाए किसी भी एज में तो गो फॉर इट। आई डोंट थिंक आपको वेट करना चाहिए। आप बता जैसा पता नहीं ये लोग इतने शर्मा रहे हैं, मैं शादी थोड़ी करवा रही हूँ। मतलब और भी काम है अभी लाइफ में, मतलब वो सिर्फ दिमाग ही नहीं जाता कि मतलब शादी का सोचे इतना। मैं मतलब यूजुअली जैसे मेरी लाइफ है वो इतनी प्रॉब्लम्स के साथ अटैच्ड है। प्रॉब्लम ऐसी नहीं कि मैं को मतलब प्रॉब्लम ऐसी कि छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती हैं तो मैं पहले अपने आप को तो ठीक कर लूँ, फिर किसी के साथ ऑब्वियसली रहना, पहले मैं खुद को सुधार लूँ, खुद ठीक हो जाऊँ कि अगर मैं ही ठीक नहीं होऊंगा तो फिर मैं किसी और का ख्याल कैसे रख सकता हूँ। एग्जैक्टली, क्योंकि उस वक्त फिर और चीजें आ जाएंगी सर पर। तो जिम्मेदारी है, अकाउंटेबिलिटी आपने लेनी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बट हम जल्दबाजी कर जाते हैं। सर्टेन एज नहीं है, मेंटली स्टेबल होना बहुत जरूरी है।
फिर दुल्हन से पूछते ना, सुनो दुल्हा को तो भेजो जरा। हम आंसर कर सकती हैं। शकीब अजद खान अपनी दुल्हन के साथ आए, ज़ाहिर है दुल्हा को तो भेजे। अस्सलाम वालेकुम, आपको शादी मुबारक। मुझे पता था अगर मैं आपको बता के बुलाऊंगी तो आप थोड़े शर्मीले वाक़े हुए हैं। हाँ बिल्कुल। तो लेकिन आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो, और आप एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लगते हैं माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। और थोड़ी वीडियोस और पिक्चर्स दिखा दें आपकी, फिर आपसे गुफ्तगू करते हैं। जब तक आप थोड़ा सा सांस ले लें एक लंबी। I'll get used to the atmosphere. हाँ बिल्कुल। सरप्राइज हो गया। जरा हम शेयर करते हैं जी, जरा इनकी तस्वीरें दिखाएं प्लीज। हाँ क्यूट। ये रस्म हुई है कोई? ये एंगेजमेंट थी ये। ओके। रेहाम और शकीब रेहाम एंड शकीब। आगे बढ़ाएं जी। ये रस्म हुई थी, और फिर बाकी शादी की तस्वीरें। ये क्या है, वीडियो है? ये मेहंदी वीडियो है। मेहंदी की। ओए ओए ओए, क्या बात है। क्यूट क्यूट, जबरदस्त। ये देखो, ये मजा आता है ना। ये वीडियो शेडियो हम लोगों को तो पता ही नहीं था ये वीडियो बनती है कभी। ऐसी आंखें ही नहीं खोल रहे होते थे हम। ये मजा आया तुम लोगों को शादी खुद अपनी अटेंड करके। दुल्हा दुल्हन तो सुन होते हैं, उनको कुछ नहीं पता चलता। सही बात है। हमसे भी मेरे ख्याल में एक्सपेक्ट किया गया था कि हम सुनो, लेकिन हम नहीं थे। मजा एंजॉय किया तुम लोगों ने शादी पे। जो तुम लोगों की वीडियोस वायरल हुई हैं उस पे ये लिखा हुआ था कि नॉर्म्स तोड़े। होता है ना, दुल्हन बस यूं बैठी होती है, मगर ये देखा गया कि इस शादी में तो दुल्हन ने बहुत एंजॉय किया। अपना निकाह का शूट भी इसी तरह करवाया था कि मैंने बस फोटोग्राफर को कहा कि हम बन स्टोर पे जाएंगे और हम एंजॉय करेंगे, हम बन कबाब खाएंगे, हम लिमका पियेंगे, आप बस शूट करो। तो वो अभी आई नहीं है उसकी वीडियो? वो आ गई। अच्छा आ चुकी। तुमने दी है इनको? नहीं, इनको अभी नहीं दी। तो ये देखो कितना अच्छा आइडिया है, ये नए आइडिया। उसका गाना बाय द वे वो इशारे कर रहा है वहाँ से बैठ के। समर ने जो है मुझे रेकमेंड किया था कि ये गाना लगना चाहिए। क्या गाना था वो समर? वो एक बड़ा मजे का गाना था। मुझे एक दिन कह रही थी कि यार मुझे इस तरह का गाना चाहिए। मैंने लिस्ट खोली अपने सारे गाने, मैंने कहा ये लो। और कोई लंबी लिस्ट थी इसकी और मैं नहीं समझ आ रहा। अच्छा ये वाला नहीं समझ आ रहा। ये वाला 40 मिनट तक जो है ना हम बैठे सोच रहे कौन सा गाना लगना चाहिए। और फिर ना मेरे दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा रेहाम एक सेकंड, मैं क्यों बता रहा हूँ तुम्हें, खुद ढूंढो भाई, मैं नहीं बता रहा हूँ। और मुझे नखरे दिखा रही, नहीं सही नहीं बता रहे, नहीं बता रहे। मैंने कहा भाई प्लीज नहीं पूछना। अच्छा तुम लोगों की वीडियो एक बहुत वायरल हुई हुई है, और वो जब इसने इस तरह का कुछ डांस वांस किया तो ससुराल में कोई मसला तो नहीं हुआ? नहीं सब थे वहाँ पे। सब तो थे ना। तो वो कहते नहीं रहते दुल्हन तो बड़ी बोल्ड है, इस तरह की कोई होती है कोई मामी चाची वगैरह? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर वाले भी और मेरे ससुराल वाले भी बहुत सपोर्टिव हैं इस मामले में। और तुम दोनों कजन्स हो, लाइक शादी से पहले तुम लोग कजन्स थे? फॉर रिलेटिव्स। अच्छा दूर के। तो आपने कहाँ देखा था रेहाम को? मैंने रेहाम को कहाँ नहीं देखा था। भाई आप दुबई में रहते थे और ये यहाँ रहती थी। शादी किसी रिश्तेदार की। जब आप इतने दूर के रिश्तेदार थे तो शादी में ही देखा होगा। तो वहाँ पे ये इस तरह लाइवली सी थी, उछल कूद ये वो। ओहो अच्छा। तो आपने कहा बस अब ये जिस तरह ये डांस करिए मुझे भी उसी तरह नचाएगी, तो मुझे ऐसी ही चाहिए। हाँ मैंने उस टाइम जिंदगी से भरपूर। लाइवली। तो आपने तभी बोल दिया था बस अम्मी इसी के घर रिश्ता में? उस टाइम सोचा था, फिर बस जब सोच लिया तो फिर अम्मी को कह दिया, फिर अम्मी ने कहा बस चलो घर चलते हैं। फिर हमने भी कह दिया कबूल है। नहीं तो कैसे आप कैसे राजी हुई? आप भी तो, इन्होंने तो आपको लाइवली और डांस करते हुए देखा कि सुबह तक मेहंदी में डांस करे। इनकी क्या क्वालिटी आपको पसंद आ गई? आपने बड़ी अच्छा सवाल पूछा। आज तक आपको इन्होंने बताया नहीं? नहीं आज पता चलेगा। कौन सी क्वालिटीज बताने का सोच रही है? सोचा ये चार ही बताऊंगी कि ना बताऊं? बता के फंस ना जाऊं कहीं, सर पे ना चढ़ जाए। नहीं ऐसी बात नहीं है। मेरा ख्याल है हम किसी गैदरिंग में थे और ही वाज टेकिंग केयर ऑफ अ कज़न। तो
बहुत कम मैंने ऐसा लड़कों में देखा है कि मतलब यूजुअली हमारे जो होते हैं कजन्स या मैंने जितना मर्दों को ऑब्जर्व किया है अपने में ज़्यादा रहता है उनके, और ओकेजन्स में तो यूजुअली होता है कि वो मर्दों की एक अलग वो बनी हुई होती है, हाँ कि वो अलग अपने तो आपकी कज़न का ख्याल रख रहे हैं। हाँ, तो वो जो है ये उनके पास बैठा हुआ था, वो बीमार थी तो उनके पास बैठा हुआ था, उनको जो है अपने हाथ से नाश्ता कराया है और उनको प्यार भी कर रहे हैं और ये और वो सारी चीज़ें। तो ये आपको इम्प्रेस करने के लिए तो नहीं कर रहे थे? मुझे पता भी नहीं था। अच्छा, मतलब ये आदत आपको अच्छी इसको याद भी नहीं है वो सीन, वो किस्सा याद भी नहीं है। और मैंने कहा मैं उधर बैठी हुई थी, आप बैठी हुई थी यहाँ पे, ये हुआ तो है आई रिमेम्बर, बट आप बैठी हुई थी। मैंने कहा हंसी जा रहे हैं ये लोग, तुम्हारा रिकॉर्ड है। हम तीनों किसी और बात पे हंस रहे थे। अच्छा, तो ये कहानी हुई और फिर कोई समाज की दीवार तो नहीं आई, या आराम से हो गया रिश्ता? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो अभी जो फिर आप कुछ अरसे बाद यूएई शिफ्ट हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो आपने इनकी एक्टिंग देखी है कभी? जी बिल्कुल, रोज देखता हूँ। रोज देखते हैं। तो अब ये यूएई जाए शो में होना चाहिए था। तो तुम घर के काम करना आते, क्योंकि यूएई जाके तो फिर कोई आएगी नहीं मासी काम करने वाली। आते हैं घर के काम कर लेगी ना, कोई टेंशन तो नहीं होगी इंशाल्लाह। तो आप चाहते हैं ये लाइवलीनेस जिसके अंदर है ये बरकरार रहे जिंदगी? बिल्कुल, इसीलिए मैं भी साथ हूँ कि इंशाल्लाह I'll keep her like this inshallah forever inshallah। ऐसे ना बदल ना देना इसको ना। नहीं for sure। हाँ, क्योंकि एक अच्छा मैसेज है कि जिस तरह है आपके स्पाउस दोनों एक दूसरे के लिए, उनको वैसे ही रहने दिया जाए जिस तरह पसंद किया, बाद में फिर चेंज करवा देना। डांस नहीं करना, मेरी चाची नाराज हो जाएंगी यार। हाँ, वहाँ नहीं, ये नहीं करना, वो नहीं पहनना। नहीं, मैं तो बहुत नाची अपनी शादी। हाँ, बहुत नाची, एंजॉय किया। मेरी बहनें और ये भी कभी कभी पकड़ के बस थोड़ा सा बैठ दूध पिक्चर पता लगे वीडियो में दुल्हन कौन है और पता नहीं। It's like हाँ ना, it's a moment ना। हाँ। Let her, a lot of people judge। हाँ। कि भाई ये तो I like it। प्लीज ये जरा क्लोज में जाएं जरा मेरे कैमरामैन प्लीज। क्या किया आपने? तो हमें किसी को जज नहीं करना चाहिए। हाँ। कोई अपना मोमेंट एंजॉय कर रहा है तो हमें कोशिश करनी चाहिए हम उसके साथ उसका मोमेंट एंजॉय करें। हाँ। कहते हैं ना, नफरत करना बहुत आसान है, प्यार करना बहुत मुश्किल है। नफरत तो सब कर लेते हैं, आप प्यार करके दिखाओ। बिल्कुल। आपने अपनी वो प्रोजेक्ट कर दी शोज कि भाई हमारे यहाँ तो नहीं नाचती हैं औरतें, किसी के नाचती हैं तो उसमें गलत क्या है? भाई ये भी स्किल है, हर किसी को नहीं आता ये करना। और स्किल है, वो खुश है, उसकी खुशी वो दिखा रही है। खुशी है, वो मैटर करती है। एक्सप्रेशन है ना, डांस क्या है कि आपकी खुशी का इजहार आप कर रहे हैं इस तरह। ऐसे ही है। तो ये सीरियस है ज्यादा या आप सीरियस हैं? कौन? मैं ज्यादा सीरियस। आप चुप रहते हैं, आप सुनते हैं, या ये चुप रहती है? मैं सुनता हूँ। ये कम बोलते हैं? ये सिर्फ सुनता है। सीरियसली? तो तुम बोर नहीं हो जाती क्योंकि मैं ही बोले जा रही हूँ अकेली? नहीं, मुझे मजा आता है। मुझे कोई तो सुन रहा है। हाँ, कोई इम्पोर्टेंस दे रहा है, सुन रहा है। तो घर में कितने बहन भाई हैं तुम्हारे? मेरी 4 बहनें हैं, मुझसे 4 बड़ी बहनें हैं और एक छोटा भाई है। तो फिर सही है ना, यहाँ सुनने वाला है, वरना 4। सबसे छोटी बहन हूँ तो लाडली भी हूँ। हाँ, तो लाड उठाने वाला भी मिल गया। वैसे शक्कर, वो क्या कहते हैं, शक्कर खोरे को शक्कर मिल ही जाती है। वो वाली चीज़ है जो आप मैनिफेस्ट करते हैं वो होता है। बिल्कुल। तो लड़कियों अगर नखरे वाली हो तो कंटिन्यू रखो। अम्मी कहती है ना, नखरे इतने दिखा रही हो, ससुराल में क्या होगा, मिल जाएंगे नखरे उठाने वाले। ये वाली बात तो है। तुम्हारे हैं ना नखरे वखरे? क्या कहती है तुम्हारी अम्मी? नहीं, मैं कोई तो चीज कहती होंगी, ये सही कर लो, ससुराल जाके क्या करोगी? नहीं, मैं आप ही को बोलती हैं। क्या बोलती है? मेरा लाडली तो है ये। लाडली मैं बहुत नहीं, आप ही को क्या बोलती? भी इतने लाड उठाए नहीं, कब? नहीं, सेट पे नहीं होता, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो लाडली छोटी बेटी होने की वजह से लाडली, तो फिर अब ऐना तो सेलिब्रिटी बन चुकी है ना। शुरू से मैं अपने माँ बाप की फेवरेट, अपने बहन भाई की फेवरेट। क्योंकि जब मैं तो मेरी बहन की बहुत ख्वाहिश थी कि एक बहन होती। हाँ। और मेरे भाई की भी एक छोटी बहन होती। तो जब मैं हुई तो फिर सब बहुत खुश थे। तो और फिर मैं छोटी थी, एफ्रो था, कलर्ड आइज थी, मोटी थी, तो सबको प्यार क्यूट लगती। तो अभी भी मैं बड़ी होती हूँ, तो जैसे जैसे बड़ी होती जा रही हूँ तो अभी भी वही है, सब मुझे एज अ बच्चा ही ट्रीट करते हैं। तुम सबसे छोटी? हाँ, मैं सबसे छोटी। आप ही को मिले ताने, अभी मेरा नंबर नहीं आया। और क्या ताने मिलते हैं आप ही को? कि
पढ़ाई से ज़रा थोड़ा सा बाहर आके थोड़ा सा बस किचन में 20 मिनट गुजार लो तो अच्छा हो जाएगा। हाँ। लेकिन फिर ज़्यादा नहीं बोलते उसे, क्योंकि लेकिन आप ही की बात फिर तुम्हारी बारी भी तो आएगी ना। अम्माओं को आदत होती है, थोड़ा बहुत कहती है। नहीं, मेरी अम्मी को भी कुछ नहीं आता था ना। हाँ। लेकिन नाउ शी इज अ रियली गुड कुक, शी इज अमेजिंग, बहुत अच्छा खाना बनाती है। लेकिन अम्मी को भी शादी से पहले कुछ नहीं आता था, तो अम्मी भी हमें ज़्यादा फोर्स नहीं करती कि सीखो। उनको लगता है अब आ ही जाएगा, भाई मुझे भी आ गया। अम्मी कहती हैं इंटरेस्ट है तो ज़रूर करो, नहीं है तो जरा कुछ कर लेना है, तो थोड़ा बहुत तो सीख लो तुम, जरा चाय वाय बनाना तो सीख लो। देखिए ये भी परवरिश का ही हिस्सा है, परवरिश की बात हो रही है। और रात 8 बजे मंडे और ट्यूसडे की रात ARY डिजिटल की स्क्रीन्स पर आप देख सकेंगे परवरिश। 7 अप्रैल से ये शुरू हो चुका है। अब मंडे और आज मंडे है ना, आज आएगी उसकी 3rd एपिसोड और कल आएगी उसकी 4थी एपिसोड। तो अगर मिस कर दिया दोपहर में यूट्यूब पे देखिएगा आप पुराने 2 एपिसोड, और आज से देखना शुरू कर दें परवरिश। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। This is your golden chance to record your edition. मैं बाहर खड़ी जाती हूँ, someone comes, I'll bang the door. जिस सेंटर मैंने तैयारी की है आप उसको इसी में भेजें, क्योंकि पढ़ाई भी अच्छी है, मैं पार्ट टाइम जॉब भी करती हूँ वहाँ पे। Look how responsible she is. कि पढ़ाई के साथ साथ कितनी जिम्मेदारियाँ उठाई हुई है उसने। इतने अलग माहौल से वो लड़की उठ के आई है और यहाँ आके वो वैसे ही परेशान है। तुम और गर्ल्स स्कूल में डाल दोगे तो कैसे फोकस करेगी पढ़ाई पे? अरे यार, लड़कों के साथ पढ़ना ही क्राइटेरिया नहीं है फोकस करने का। नहीं, आप मुझसे बदतमीजी क्यों कर रहे हो? उस दिन भी आपने मुझसे बदतमीजी की थी, अभी भी आपने की है। You're acting like a snob. चलो अब apologize. और अगर मैं ना करूँ तो? बली मेरा पहला दोस्त, पहला दुश्मन और पहला धोखा। अगर मेरी बहन को कुछ हुआ ना, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं बली। आप सिंगल हो? तुम हमेशा इतना डायरेक्ट होते हो क्या? तुम में तो ना अकल है और ना तुम्हारी कोई इज्जत है, लेकिन मेरी रेपुटेशन खराब नहीं होनी चाहिए। वाह अमन, ये इतनी सस्ती ओवर एक्टिंग कहाँ से सीखी आपने? तुम खून देख के गिर गए थे, तुम इतने सेंसिटिव हो। I didn't expect you to be this bad. ये नहीं सुधरेंगे, दोनों डांट खाएंगे। कैसी सुपरस्टिशन में बिलीव करते हो? सुपरस्टिशंस की बात आप नहीं करो, काली बिल्ली आपका रास्ता काटे ना तो अगले सेकंड कुत्ते की मौत मर जाए। उसकी हुई भी थी एंगेजमेंट किसी और से, लेकिन मेरे साथ सीन जा रही थी। कड़िया, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, वरना यूं तो कोई टिकटॉकर नहीं बन जाता। भाई वाह 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 वाह। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। परवरिश आप देख रहे हैं ARY डिजिटल की स्क्रीन्स पे मंडे एंड ट्यूसडे को रात 8 बजे। बिग बैंग प्रोडक्शन हाउस की ये प्रोजेक्ट है। किरण सिद्दीकी इसकी राइटर है, मीसम नकवी इसके डायरेक्टर हैं। कास्ट में नुमान एजाज, सवेरा नदीम एक बार फिर एक साथ ARY की स्क्रीन्स पर आपको नज़र आएंगे, जहां ऐना और समर के अलावा आप देखेंगे रेहाम एंड अबुल, शमीम हिलाली है इस ड्रामे में मौजूद, साद समीर, समन अंसारी, बख्तावर मजहर, नजरुल हसन, नूर ज़ीशान, हलीमा अली, अरशद महमूद साहब और भी होंगे, लेकिन मेरे पास यही लिख कर आए हैं कैरेक्टर्स। कुछ सवाल मैं जैन जी से करना चाहती हूँ, नहीं कुछ सवाल बल्कि कुछ लोग आप लोगों से करना चाहते हैं। प्लीज़ आप लोग मशवरा दें। देखिए मैंने आपको इतनी इज्जत दी है कि आज आप लोग मशवरे देंगे कुछ आम लोगों के। देखिए क्योंकि जो आम खाली उनको मशवरे नहीं देंगे, उनके पेरेंट्स को भी आप सब दे सकते हैं अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। जी क्या है, सबकी क्या मुश्किलात हैं? चले आइए ज़रा चलते हैं हमारी जेनजीज की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम निदा, मेरा नाम अली ख़ान है और मैं आपके साथ अपना एक छोटा सा मसला डिस्कस करना चाहता हूँ। मैं अर्निंग करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पेरेंट्स का ये कहना है कि मैं अपनी स्टडी पे फोकस करूँ। मेरे फादर जॉब करते हैं, 8 साल से उनकी सैलरी में ना कोई 1 रुपये का इजाफा हुआ और ना ही मज़ीद आगे कोई ऐसे चांसेस हैं कि उनकी सैलरी में कोई इजाफा हो। मैं फूड का बिज़नेस करना चाहता हूँ, मैं एजुकेशन में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। मेरे साथ के जो फ्रेंड्स हैं वो महीना 70 से 80 हज़ार रुपये कमा रहे हैं, मैं भी कमाना चाहता हूँ। प्लीज़ आप मेरे पेरेंट्स को समझाएँ। थैंक यू। अच्छा, जो मुझे समझ आया, माशाल्लाह चेहरा भी ब्लर था तो लिपसिंग भी नहीं मैं पढ़ सकी। ये कह रहे हैं कि इनके अब्बू कह रहे हैं नौकरी करो, इनके अब्बू कह रहे हैं पढ़ाई करें। नहीं, इनके अब्बू कह रहे हैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो और इनके साथ के दोस्त जो हैं वो अभी से पैसे कमा रहे हैं और इनको ये डर है कि अगर ये पढ़ लिख कर और फिर पैसे कमाना शुरू करेंगे तो इनके साथ के दोस्त तो ज़्यादा और कमाई करने लगेंगे
और इसलिए ये पढ़ाई छोड़ के काम करना चाहते हैं। और अब्बा कह रहे हैं कि तुम पढ़ाई डिग्री कंप्लीट करो, और इनको लगता है कि मेरे अब्बा जो है वो जहाँ हैं वही थे, उनकी कोई तरक्की नहीं हुई, ग्रोथ नहीं है, और उन्होंने भी डिग्री कर ली पढ़ाई कंप्लीट करके, तो क्या कर लिया। अब मेरे अम्मा अब्बा को कोई समझाए, इनका ये कहना है। अब मैं पहले एज मिलेनियल मैं अपनी राय देती हूँ, फिर आप लोग भी बताइएगा। मेरे बच्चों को भी ये लगता है कि ओह पैसे कमा लो, अभी से पैसे कमा लो, बहुत पैसे अगर कमाने का शौक है तो डिग्री कंप्लीट करने के बाद कमाओ। बिल्कुल। या साथ साथ कमा सकते हो, अगर वो बर्डन उठा सकते हो कि मैं डिग्री भी पढ़ाई भी कर लो और साइड पे थोड़ा बहुत कमा भी लो, तो ठीक है। लेकिन मैं एज मदर ये कहूँगी कि डिग्री कंप्लीट करनी चाहिए। फिर भले कम कमा रहे हो, साइड कुछ भी करो। वेस्ट में लोग 14 साल की उम्र से कुछ ना कुछ साइड थोड़ा बहुत कमा रहे होते हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं भी डिग्री के साथ साथ मैं भी थोड़ा बहुत कुछ काम कर रही थी, पैसे थोड़े बहुत कमा रही थी। अब बाकी आप लोग क्या कहते हो? अच्छा, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। पैसा सब कुछ नहीं होता। आई बिलीव एजुकेशन से शऊर आता है, तमीज़ आती है। मैं भाई को यही कहूँगा कि आई थिंक आप अभी पहले एजुकेशन साथ साथ अगर आप ऑब्वियसली मैनेज कर सकते हैं तो दैट्स डूएबल। अगर आपके लिए है तो फिर आप करें बिल्कुल। लेकिन वही वाली बात, फर्स्ट प्रायोरिटी डिग्री कंप्लीट करें, उसके बाद देन यू कैन ऑब्वियसली थिंक कि मैं अच्छा बिजनेस अपना एक्सपेंड कर सकता हूँ या बिजनेस लेवल पे जाऊँ। अगर पैसा आ जाए, अमीर हो जाए, लेकिन अगर बात करने की तमीज़ नहीं है, बैठने उठने का ढंग नहीं है, तो आई डोंट थिंक कि उसकी कोई फिर वैल्यू होगी आपके। आप पढ़ाई करते हो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए? बिल्कुल। पढ़ाई से जो आपको एक्सपीरियंस मिलता है, वो एक्सपोजर, ग्रूमिंग, एवरीथिंग, अपॉर्चुनिटीज, you get more aware in the world. I have been working since I was really young, और मैं साथ साथ अपनी डिग्री भी कर रही हूँ। साथ हो सकता है तो मैं कर रही हूँ, डिग्री नहीं, अभी मैं स्कूल में हूँ, लेकिन सेम थिंग के ना, इट इज डिफिकल्ट। नहीं, लेकिन देखो तुम अभी पैसे कमा रही हो, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं जब स्कूल खत्म करूंगी मैं नहीं करूंगी डिग्री? भाई नहीं, मेरे माँ बाप ऐसा नहीं होगा। मेरे फैमिली डिग्री के बारे में कितना पढ़ोगी तुम, क्या सोचा? बैचलर्स एटलीस्ट। बैचलर्स तो कम से कम करोगी। माय सिस्टर आल्सो, शी स्टार्टेड डूइंग अ जॉब, नाउ शी इज studying, now she wants to study more. हमारी फैमिली में स्टडीज में स्ट्रिक्टनेस है। ऐसा नहीं कि अच्छे ग्रेड्स लेकर आओ, A स्टार्स लेकर आओ, टॉप पर रहो, इन अ वे कि पढ़ो, अपने कमा रहे हो। आप लोग भी प्लीज बताइए, जरा रोशनी डालें। मुझे ऐसा लगता है कि जो भाई थे उन्होंने बताया कि उनके दोस्तों को उन्होंने देखा, तो ये फोमो कहलाता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। और मैं एक चीज़ में मानता हूँ कि कंपैरिजन इज अ थीफ ऑफ जॉय। आप किसी को कंपेयर नहीं कर सकते अपने आप से, कभी भी कंपेयर नहीं करना चाहिए। यू नो, मुझे ऐसा लगता है कि उनके जो वालिद साहब की बात है वो बिल्कुल ठीक है, वो सही कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे बिल्कुल भी। डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है, बट डिग्री किस तरीके से हासिल करी जा रही है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कि अच्छा आप काबिल बनने के लिए पढ़ रहे हो या बस आप सिर्फ डिग्री लेने के लिए पढ़ रहे हो कि यार अच्छा मुझे ये मिल जाएगी, मैं जॉब ले लूँगा। अगर आप, मुझे ऐसा लगता है कि डिग्री लेके उसके बाद ये चीज़ें करो और अपनी नीयत अच्छी रखो और अल्लाह को अपने साथ इस जर्नी में जोड़ो, तो आप, मुझे ऐसा लगता है कि उसमें सफलता हासिल कर सकते हो। अच्छी क्या सफलता और क्या सहमत, वाह, बड़ा तुम लोग सफलता और ये वो कामयाबी मतलब हम अगर जैसे मैं हूँ, तवक्कुल का कॉन्सेप्ट है। तवक्कुल इज बेसिकली यू हैव टू सरेंडर योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ गॉड, राइट? तो आप कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे आपके वालिद साहब की जो ख्वाहिश है, जो उनकी है भाई के, वो भी वो कंट्रोल नहीं कर सकते, और उनके वालिद साहब को भी उसके बच्चे अच्छा, और बच्चों को लगता है वालिद साहब जहाँ हैं वो वही है। देखो, वालिद साहब रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि उनको तुम लोगों का पेट पालना है। तुम लोग तो नहीं कमा रहे अभी, तो ये जो पेरेंट्स को कह रहे होते ना आप जहाँ थे वही हैं, वो भी रिस्क लेते, वो भी बिजनेस कर सकते थे, लेकिन उनके पीछे पूरा एक कुनबा है जिन उन्होंने किराया भी भरना है, उन्होंने तुम लोगों की फीसें भी देनी है, तो उनके पास वो मार्जिन नहीं है रिस्क लेने का कि वो रिस्क लेते और वो बिजनेस करते और वो जंप, क्या पता वो जंप करके आगे नहीं बढ़ते बल्कि और पीछे आ जाते, तो तुम लोग फाके करते, तुम्हारे स्कूल की फीसें कौन भरता, ये भी देखा करो ना। माँ बाप को कहने से पहले खाली ये क्यों नहीं देखते हो? आपने जो बात कही कि डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर आप कर सकते हैं तो उसके साथ साथ कुछ ना कुछ इस तरीके करें जिससे आप पैसे कमा सकें। तो आई थिंक आप ये दोनों चीज़ें करें। अब आप ये दोनों चीज़ें मैनेज कैसे करेंगे? लोग कहते हैं कि अल्लाह हमें खुशियाँ दे और
तो ऐसा कभी हो नहीं सकता। लाइफ में खुशी और गम दोनों चीज़ें आएंगी। बिल्कुल। तो आप अल्लाह से बड़े अपने कंधे बड़े करने का वो मांगो, बोझ उठाने की ताकत मांगो। आप दोनों क्या कहेंगे? सबने तो कह ही दिया। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि जो अबुल ने कहा फोमो, या फिर मैं जो टर्म यूज़ करूँगी कि इन्फ्लुएंस्ड ज़्यादा हो जाते हैं हम लोग दोस्तों में बैठ के कि अच्छा वो ये तुम ये यार ये तो कमा रहा है, ये तो ये कर रही है, तो मुझे भी मैं भी कर सकती हूँ, मुझे भी करना चाहिए। और एक छोटी एज में ना पैसे बड़े अट्रैक्ट करते हैं। बिल्कुल। और आपको हमें पैसे बड़े अट्रैक्ट, बिल्कुल, हमें समझ में नहीं आता उस वक्त हम इस चीज़ पे फोकस नहीं करते कि प्रायोरिटी क्या है, अभी क्या ज़रूरी है इस एज में, इस टाइम पे मेरे लिए क्या ज़रूरी है। और मुझे नहीं पता भाई ने जो सवाल किया है तो उनकी क्या एज है, क्या सिलसिला है, लेकिन देखो आप यंग एज में एस्टैब्लिश्ड हो माशाल्लाह, शादी भी हो गई है, तो आपकी भी राय बड़ी मुझे मेरे लिए मैटर करेगी। आप बताओ कुछ। व्हाट आई थिंक इज नॉलेज इज की टू सक्सेस। आप पैसे अभी कमा सकते हो, कल होंगे, परसों नहीं होंगे, तब आप क्या करोगे? नॉलेज तो आपसे कोई नहीं चाहिए, उससे आप 10 गुना और कमा सकते हो। यू कैन यूटिलाइज योर ब्रेन एंड मेक बिलियंस आउट ऑफ इट। तो आई थिंक नॉलेज इज, आपको पढ़ना ज़रूरी है, पैसे आप कमाओ इफ़ यू कैन डू दैट, लेकिन पढ़ना इज़ इम्पॉर्टेंट। क्योंकि अगर हम ये देखते हैं कि मेहनत बहुत सारे लोग करते हैं, मज़दूर से ज़्यादा मेहनत कौन करता है? मज़दूर के पास डिग्री नहीं होती है, वो सारी उम्र मेहनत करता रहता है, चाहे वो सुबह दोपहर शाम रात हो, वो बेचारा मज़दूर कर ही रहा होता है, उसका लेवल अप नहीं होता। उसकी रीज़न यही है कि उसके पास डिग्री नहीं होती, शऊर नहीं होता। मैं अपने बच्चों को भी समझाती हूँ कि देखो तुम लोग, सारे बच्चों को शौक है पैसे कमाने का। मेरा अभी 10 साल वाला कह रहा है मुझे बिजनेस करना है, मैं कैसे करूँ? इम्पेशेंट देख रही हो? हाँ, मुझे बिजनेस करना है, मुझे समझाए। मैंने कहा तुम बिजनेस करोगे, सबको तो मुझे ही करना पड़ेगा, कहाँ से क्या छपाई करानी है, क्या तुम मेरे ऊपर ही डाल दोगे? तो अभी सारे बच्चों को यही रट लगी हुई है। बिल्कुल सही सवाल। अगला क्या है? अस्सलाम वालेकुम निदा, मेरा नाम फारिया सदीकी है और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। लास्ट में सोचा कि मैं आपसे ही कांटेक्ट करती हूँ। सो मेरा मसला ये है कि मुझे लग रहा है दिन पर दिन मेरा सेल्फ स्टीम लो हो रहा है। मुझे लग रहा है कि मैं बहुत बदसूरत हो गई हूँ। आजकल जैसे मैं लड़कियों को देख रही हूँ ना टिकटॉक इंस्टाग्राम पर, उनकी स्किन इतनी परफेक्ट होती है, उनकी बॉडी इतनी परफेक्ट होती है, वो कुछ भी पहन ले वल्ला कमाल लगती हैं। उनको देख कर ना मेरा अपने आप से ना एतबार उठ गया। लेकिन मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकती, ना मैं प्यारी दिख सकती हूँ, ना मैं कुछ पहनती हूँ तो ना मुझ पर अच्छा लगता है, ना मुझ पर सूट करता है। मैं क्या करूँ, आप मुझे ये बताएं। इससे ज़्यादा तो कव्वे की आवाज़ आ रही थी पीछे मुझे, लेकिन जो मुझे समझ आई है वो ये आई है कि आपने जो है ये कहा कि आपका सेल्फ एस्टीम बिल्कुल ख़त्म हो गया है, और वो इसलिए क्योंकि आप वही वाली बात आप दूसरों को देख रही हैं और उनकी। एक मिनट प्लीज़, आई भी बंद करके बात करो सादिया, आई भी बंद करो। हाँ, तो मैं कह रही थी ये बच्ची कह रही है कि इसका सेल्फ एस्टीम बिल्कुल ज़ीरो हो गया है, क्योंकि दूसरों को देखती है कि वो कितनी टिकटॉक्स और वो इंस्टा रील्स बनाती हैं, ब्लो ड्राइज और अच्छे से मेकअप करके प्यारे कपड़े पहन के, तो उनको लगता है कि वो कुछ है नहीं। इस पे सबसे पहले तुम बताओ क्या जवाब दोगे? आई थिंक मैं इंस्टाग्राम पर प्रीटी मच ऑनलाइन हूँ ज़्यादा। जो टफ मोमेंट्स होते हैं वो कोई भी अपना दिखाता नहीं है। यू कांट कंपेयर योर लाइफ टू समबडीज बेस्ट मोमेंट्स, दैट्स नॉट बीइंग फेयर टू योर सेल्फ। हम लोग चीज़ें एडिट होती हैं, ये लोगों को समझना चाहिए। अब जैसे आई डोंट एडिट माई पिक्चर्स एट ऑल, मेरी स्किन पे टेक्सचर है, मुझे इस पर बहुत हेट कमेंट्स मिलते हैं, बट आई एम वेरी यूज्ड टू इट बिकॉज आई डोंट एडिट माई पिक्चर्स बिकॉज आई डोंट वांट गर्ल्स टू कंपेयर देमसेल्व्स टू मी। क्योंकि एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल इन लेडीज़, हर कोई डिफरेंट तरीके से मैच्योर होता है। यू नो, सम गर्ल्स स्टार्ट मैच्योरिंग अर्ली, सम गर्ल्स स्टार्ट मैच्योरिंग बाद में। You are where you're meant to be. What is meant for you will find you, whether it's physical, mental, emotional, कोई भी intellectual level हो, it will find you if it's meant for you. Don't compare yourself because social media is so incredibly fake. It is so being someone who is on social media, जब कोई tough moment होता है जिस पे I feel completely helpless and hopeless, I don't pull out my camera and I don't post about it. Self esteem क्या लगता है अगर किसी का लो हो रहा हो या ख़त्म, वो अपने आप को कुछ भी ना समझे, तो क्या चीज़ है जो हम अपने अंदर लेकर आए कि हम उसे बरकरार रखें, मतलब एक लेवल पे रखें? आई थिंक डिफाइन योरसेल्फ फॉर योरसेल्फ, मतलब अपने आप को खुद डिफाइन करो। डोंट बिलीव इन द आइडिया ऑफ योरसेल्फ जो आपको लोग बता रहे हैं। मतलब आप खुद को खुद
बताओ कि तुम क्या हो। You're the best subject you'll ever study. हाँ, मतलब अपने बारे में बात करो। कोई आपके बारे में क्या बोल रहा है वो उसका नजरिया है आपके ऊपर, वो आपकी हकीकत नहीं है। आपकी हकीकत आप खुद बेहतर जानते हो। और उसमें एक छोटी सी गलती उनकी खुद की भी है कि वो देखती क्यों है वो। मैं उनको ये नहीं कह रहा कि वो गलत है, ऑब्वियसली आप चीज़ें पढ़ें, आप अपनी इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए इंटरनेट पर, जब आप टिकटॉक ऑब्वियसली आपके सामने है तो आप ऐसी चीज़ें पढ़ें, इंटरनेट पर मौजूद हैं कि कंज्यूमरिज्म क्या होता है, मटीरियलिज्म क्या होता है। आप जब इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि अच्छा ये फर्जी है, ये बनावटी है, ये सच है, ये झूठ है। तो इंटरनेट पर सब कुछ मौजूद है, आप जो कंज्यूम करोगे तो ऑब्वियसली उसका एक साइड इफेक्ट होगा। और मेरे हिसाब से आपको कभी भी इससे पहले भी मैंने नहीं बोला, कंपेयर करना ही नहीं चाहिए। आप जैसे हो आप वैसे ही अच्छे हो। अच्छा नहीं, मैं यहाँ पे एक चीज़ ये कहूँगी, सेल्फ एस्टीम लो करने के बजाय आपने बहुत सारे लोगों को ग्रूम होते हुए देखा है, ठीक है? जब वो चीज़ें देखते हैं तो वो नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों देख रहे हैं? अगर वो ये सोच के देखें कि हाँ हम कुछ अपने अंदर बेहतरी ला सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम दोनों जो बैठी हुई हैं यंग बच्चियाँ, इनकी स्किन बहुत अच्छी है, हमारी नहीं थी। जब हम छोटे थे हमें पता ही नहीं था हमें क्या करना है क्या नहीं। मतलब इतनी, जब मैं अपनी पुरानी तस्वीरें देखूंगी टीन एज की तो मेरी आईब्रोज इतनी मोटी अजीब सी, और मुझे नहीं पता था मैंने कैसे बाल बनाने हैं, खोल के चली जाती थी फ्रिजी बाल। And I think what you're not changing is what you're choosing. Yeah. I highly agree with that. अगर आप थोड़ा बेहतर कपड़े पहन लो, इन द सेंस महंगे कपड़े नहीं। Find your style. Find your style. अगर आपको शलवार कमीज में एक सर्टेन चीज, सिर्फ शलवार कमीज नहीं, अगर आपको एक सर्टेन चीज अच्छी नहीं लग रही है अपने ऊपर, you think you look short, you think you look a little bit chubby, different cuts. आजकल तो इतनी चीजें हैं जो आपको बताते हैं इंटरनेट पे, आपको ये चीज आपको अच्छी लगेगी, और थ्रिफ्ट करके अपना डिजाइन स्टाइल करो। जैसे थ्रिफ्टिंग का कल्चर है, बहुत क्लियर होना चाहिए कि ये जो भी चेंज आप अपने अंदर लेकर आ रहे हो, ये आप अपने लिए लेकर आ रहे हो, ना कि किसी को इम्प्रेस करने के लिए, ना ही सोशल मीडिया पे दिखाने के लिए, और ना ही एक परफेक्ट फिगर बनने के लिए आप कर रहे हो। थोड़ा सा ना सेल्फ एस्टीम जिस तरह आप नजर आते हो, थोड़ा सा उस पे सेल्फ एस्टीम पे फर्क आता है, बिल्कुल आता है। अगर एज इंसान मुझे पता है, अगर सुबह के वक्त मैं बोल रही हूँ, कॉन्फिडेंस से बात कर रही हूँ, जिस दिन मुझे लगेगा मैंने अच्छे कपड़े पहने हुए या मैं थोड़ा सा अच्छी तैयार हुई हूँ, ऑटोमेटिकली मेरा कॉन्फिडेंस का लेवल ऊपर हो जाएगा। और जिस दिन मुझे लगेगा आज तो गंदा मेकअप हुआ हुआ है, आज तो मेरी स्किन पे दाना निकला हुआ है यहाँ पे, थोड़ा सा खुद ब खुद हो जाएगा। देखो मैं चाहे कितना भी बोलूँ, जो असल बात है वो असल बात है। सुपरफिशियल है तो अगर आप किसी को देखकर पॉजिटिव चेंज अपने अंदर ला सकते हो तो ठीक है, मगर कॉम्प्लेक्स का शिकार नहीं हो। बिल्कुल आप कॉम्प्लेक्स का शिकार हो रही हो दूसरों को देख के। कहते हैं कि एक नुक्ते से गल मुक जाती है। इसका बात ये है कि मैं वही कह रहा था, सब्र शुक्र करना भूल गए। बिल्कुल, आपकी आंखें, आपकी नाक है, आप सलामत है, आप नॉर्मल सोचते हैं। अगर आप अपने वजूद का शुक्र अदा नहीं कर सकते तो आप अपने इर्द गिर्द की चीज़ों का कैसे करेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो शुक्रगुजारी करेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। ऑब्वियसली फिर आप अपने इर्द गिर्द लोगों से भी कंपेयर करना अपने आप को छोड़ देंगे। फिर आप ग्रो करेंगे, इवेंचुअली इसी तरह से ग्रोथ होती है। मतलब अगर आप खुद भी, आप लोग अपनी पुरानी तस्वीरें देखोगे और आपको अब अपने आप को देखोगे तो आप लोग खुद कहोगे यार शुक्र है हमने चेंज कर लिया। ये मतलब आहिस्ता आहिस्ता बंदा चेंज करता है ज़माने के हिसाब से। तो सेल्फ एस्टीम लो नहीं करो। फिर अगर तुम्हारी सेल्फ एस्टीम लो हो जाएगी तो जब तुम खुद अपनी रिस्पेक्ट नहीं करोगे, कोई और कभी तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। प्लीज अपने आप से थोड़ा सा अच्छे से बात करें। You love yourself. I love myself. Yeah, you. I look in the mirror every day and you know. Very good. Yes. मैं अपना फेवरेट, हमारे पास करीना कपूर आ चुकी है। Very good. मैं अपना फेवरेट हूँ। Yeah, of course. मुझे कोई कुछ भी बोले, मेरा ओपिनियन मेरे ऊपर मैटर करता है। अच्छा, अब नेक्स्ट सवाल बताओ। अस्सलाम वालेकुम बेटा, मेरा नाम है हारिस भट्ट। मेरा एक मेजर मसला है जो आजकल के हर नौजवान का है, डिप्रेशन का। मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन रहता है, मुझे करियर को लेके बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी रहती है, मेरे अच्छे ग्रेड्स नहीं आते हैं, मुझे अकेले रहने का दिल चाहता है, मेरा दिल करता है कि कभी कभी कि मैं सुसाइड कर लूँ, मुझे ऐसे थॉट्स आते हैं। मैं जब देखता हूँ अपने दोस्तों को, उनके ग्रेड्स अच्छे आते हैं तो मुझे और भी ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है। मुझे लगता है कि मैं एक लूज़र रह गया हूँ बन के। मुझे अपने कामयाबी का लगता है मैं कभी कामयाब नहीं हो सकता। लेकिन जब ऐसी सिचुएशन में अपने पेरेंट्स से बात करता हूँ तो मुझे ये कहकर टाल देते हैं कि आपको नज़र लग गई है। अब मैं उन्हें कैसे समझाऊँ, मुझे नज़र नहीं लगी, मुझे हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है। अच्छा, अब इसका जवाब मैं ब्रेक के बाद लूँगी, तुम लोगों से सोच के रखो। ऐसे जिस तरह ये नौजवान इस चीज़ से गुजर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे नौजवान
बहुत सारे नौजवान, बहुत सारे टीनेजर्स इस चीज़ से गुजर रहे हैं और ये हकीकत है, ऐसा होता है और कभी ना कभी हुआ होगा शायद किसी न किसी के साथ, किसी मोड़ पे ज़िंदगी में, जब उसको वो जो चाहिए ज़िंदगी में वो नहीं मिल रहा होता, तो होता है, उसको लगता है कि वो लूज़र है और वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता। वही वाली चीज़ जो पिछले सवाल से थी, सेल्फ एस्टीम बिल्कुल ख़त्म हो गई होती है और पता नहीं क्या, क्यों डिप्रेशन होता है, इसका डिस्कशन हम ब्रेक के बाद करेंगे। परवरिश में क्या इस तरह की कोई चीज़ नुमाया हुई है? हुई है तो ये उससे रिलेटेड है। परवरिश जो आप देख सकेंगे मंडे एंड ट्यूसडे की रात 8 बजे ARY डिजिटल की स्क्रीन पे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। Honey, this is your golden chance to record your audition. मैं बाहर खड़ी जाती हूँ, someone comes, I'll bang the door. जिस सेंटर मैंने तैयारी की है आप उसको इसी में भेजें, क्योंकि पढ़ाई भी अच्छी है, मैं पार्ट टाइम जॉब भी करती हूँ वहाँ पे। Look how responsible she is. कि पढ़ाई के साथ साथ कितनी जिम्मेदारियाँ उठाई हुई है उसने। इतने अलग माहौल से वो लड़की उठ के आई है और यहाँ आके वो वैसे ही परेशान है। तुम और गर्ल्स स्कूल में डाल दोगे तो कैसे फोकस करेगी पढ़ाई पे? अरे यार, लड़कों के साथ पढ़ना ही क्राइटेरिया नहीं है फोकस करने का। नहीं, आप मुझसे बदतमीजी क्यों कर रहे हो? उस दिन भी आपने मुझसे बदतमीजी की थी, अभी भी आपने की है। You're acting like a snob. चलो अब अपोलोजाइज। और अगर मैं ना करूँ तो? यहाँ पे 50 लड़के जिनके पास डिग्री है ना, उन सब पे वली की पर्सनालिटी भारी है। यार बस माया को तुम कहते ना कि मैं उसका लैब में वेट करूंगा, लैब में आ जाओ प्लीज। मिस्टर विजय, तुम्हें शर्म नहीं आती? उससे एक बार पूछ तो लो कि वो अट्रैक्टेड है भी या नहीं, हो सकता उसकी जिंदगी में कोई और। आशिकी का भूत चढ़ा है, दिल्ली की सवार है सर पर। पसंद करता हूँ मैं माया को, करनी है मुझे उससे शादी, बात खत्म हो गई यहाँ पे। 4 दिनों में भूत उतर जाता है इसका। मैं उस पर रिस्क लूंगी, सिर्फ एक दफा नहीं, हर दफा। Done. So tired. Can't even tell. वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप ये ड्रामा ज़रूर देखिएगा, मैं तो कहूँगी एज मदर, एज पेरेंट, ये ड्रामा हर किसी को, एज बच्चे, पूरी फैमिली को ये ड्रामा एक साथ देखना बहुत ज़रूरी है, जिसका नाम है परवरिश, जो ARY पे 7 अप्रैल से आप देख रहे हैं। मंडे ट्यूसडे ये 2 दिन हफ्ते में आएगा 8 बजे, और ये ड्रामा आज की ज़रूरत है। ब्रेक पे जाने से पहले एक लड़का था ना, लड़की थी, लड़का था, लड़का था, लड़के ने ये कहा था कि उसको डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होती है, उसको लगता है कि मैं लूज़र हूँ, उसको लगता है कि मुझे अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देनी चाहिए, मेरे ग्रेड्स वैसे नहीं आते जैसे आने चाहिए, मैं कुछ नहीं कर सकता। और ये वाली फीलिंग हर टीनेजर को आ रही है, कभी ना कभी ज़िंदगी के किसी ना किसी मोड़ पर वो ये फील करता है। और पता नहीं क्यों आजकल बच्चे लूज़र और ये सब बहुत यूज़ करने लगे हैं। तो अब जब ऐसी फीलिंग आए तो क्या करें? प्रोफेशनल हेल्प ले, क्या करें? प्रोफेशनल हेल्प ही ले, प्रोफेशनल हेल्प है ना? बेस्ट हम लोग इसमें ज़्यादा, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव बात है, ये बहुत सेंसिटिव चीज़ है और प्रोफेशनल्स ही हेल्प कर सकते हैं। अच्छा, और अगर किसी पेरेंट को बच्चा ये कह रहा है तो वो उस पेरेंट को, तुम लोगों को क्या लगता है क्या करना चाहिए? बात सिर्फ ये है कि जैसे कहते हैं ना कि दिल का मसला हो डॉक्टर के पास जाते हैं, गाड़ी ख़राब हो मैकेनिक के पास चले जाते हैं, कोई बीमारी हो तो भी डॉक्टर के पास चले जाते हैं। जब आपके पास हर चीज़ का इलाज है और जब बात दिमाग पे आती है तो आप क्यों ऑफेंड हो जाते हैं कि भाई क्यों थेरेपिस्ट के पास क्यों जाना है? बिल्कुल, ये कैसी बात हो गई, क्यों आप क्यों नहीं जा सकते? ये भी तो एक हिस्सा है ना आपके जिस्म का, तो आप इसको क्यों नहीं अटेंशन देते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। उसकी गलती ये है कि हमारे जो माशरे में लोग हैं ना, अगर किसी को पता चल जाए कि कोई थेरेपिस्ट के पास जा रहा है, साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा है, तो दूसरे लोग मिलके मजा उड़ाते हैं उसका कि अबे पागल हो गया ये। तो हमें इस बात को ना आम करना पड़ेगा, हमें ये चीज समझनी पड़ेगी, हमारे लिए ये बहुत खास बात है, हमारी सोसाइटी के लिए। ओ दिमाग के डॉक्टर, हम सबको, हम अभी जितने लोग, मुझे लगता है, जैसे मैं, हो सकता है मैं गलत हूँ, बट हम सब जो यहाँ बैठे हैं, अगर हम सब भी जाकर, मुझे ऐसा लगता है अभी हम सबको भी जरूरत है कहीं ना कहीं, यू नो, और बेहतर कर सकते हैं हम अपने आप को एज ए पर्सन। मतलब ऐसा नहीं कि हम सब नॉर्मलाइज करना जरूरी है कि नॉर्मलाइज करना जरूरी है कि थेरेपिस्ट के पास जाना कोई ऐसी बात नहीं है कि आप छुपा के, अगर मैं भी अगर थेरेपिस्ट के पास जाऊंगी तो मुझे भी कहीं ना कहीं, शायद मैं अपने फ्रेंड से शेयर कर लूँ, अपने पार्टनर से शेयर कर लूँ, अपने पेरेंट्स से शेयर कर लूँ, कहीं ना कहीं किसी एक शख्स को
मैं नहीं बता रही हूँ, क्योंकि वो इतना हवा बनाया हुआ उस बात का, थेरेपिस्ट है या तो दिमागी प्रॉब्लम है या क्या हुआ तुम्हारे साथ, कुछ हो गया था, कुछ हुआ है, कोई इंसिडेंट हुआ है। पहली बात है कि आपका काम नहीं है पूछना कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। अगर आपको पता है कि अगला बंदा थेरेपिस्ट के पास जा रहा है, इसका मतलब है कि इट्स इंटेंस, कुछ एंड आई थिंक इवन डोंट लेट इट गेट टू दैट इंटेंसिटी। एवरीवन नीड्स अ थेरेपिस्ट। अच्छा, पहले एक चीज, थेरेपिस्ट आर समटाइम्स रियली मीन, थेरेपिस्ट एज वेल, कि आपका बच्चा जाएगा थेरेपी पे टू टॉक अबाउट देयर प्रॉब्लम्स, कम्युनिकेट, एंड थेरेपिस्ट ही बोलेगा नमाज़ें पढ़ो। ऑब्वियसली नमाज पढ़नी चाहिए, बट what can I do when I'm in that moment? Connected to that. मैं उसको बोलता हूँ, नमाज बिल्कुल हमें सुकून देती है, बेशक बिल्कुल ऐसी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट हर चीज़ का सोल्यूशन भी हम उस पर वो नहीं कर सकते ना। मतलब अल्लाह ने ही हमें शऊर दिया है, तो हमें उसी शऊर को इस्तेमाल करना है। एक जिस अल्लाह ने हमें एक प्रॉब्लम दी है, तो एक इलाज भी दिया है, उसके लिए काबिल बंदा बनाया है। कौन? थेरेपिस्ट हो गया, साइकोलॉजिस्ट हो गया, साइकियाट्रिस्ट हो गए, तो इनके पास जाना कोई गलत बात नहीं है। मतलब थेरेपिस्ट, आई फील लाइक दे टेल यू सच बेसिक स्टफ कभी-कभी, कि उन लोगों के साथ नहीं रहें जो आपको नेगेटिव वाइब देते हैं। अरे हम जानबूझ के थोड़ी ना करते हैं, समटाइम्स यू आर ऑब्लिगेटेड टू स्टे विद देम, you don't really have a choice. For example, you work with them. मतलब मुझे लगता है कि आप थेरेपी लेने के बाद खुदा से और करीब हो सकते हो। एंड आई थिंक अब हम सब जो है ना कई हद तक आके थक गए हैं ये बात सुन के। जब हम किसी को मसला बताते हैं, अरे कोई बात नहीं, अभी सब्र करो, ठीक हो जाएगा, बेशक, लेकिन मुझे सोल्यूशन चाहिए है। एंड फॉर दैट सोल्यूशन एक थेरेपिस्ट वहाँ पे आपके पास मौजूद है जो आपको सही तरीके से गाइड करेगा कि अब आपको इनिशियल स्टेप्स क्या लेने हैं इसको सही पोजीशन में लाने के लिए। पीपल कॉलिंग ईच अदर आउट, इसके तो वायर शॉर्ट हो गए, इट्स नॉट अ गुड थिंग टू से। किसी को आप बोल रहे हो इस तरीके से, कुछ भी रीज़न हो सकता है। लेट्स से कोई ड्रग्स की वजह से हो गया, कोई ड्रग्स में घुस गया, फिर उसकी वजह से उसकी तबीयत ख़राब हो गई, तो पीपल यूजुअली से ये तो होना ही था ना, घुस गए थे। डू यू नो कि वो गया क्यों उसके अंदर? अब बहुत से लोग ऐसे बोल दें कि ये तो जस्टिफाई कर रहे हो आप, इट्स नॉट जस्टिफाइड, बट क्यों जा रहा है एक बंदा ड्रग्स के अंदर, और क्यों है आपके माशरे के अंदर ड्रग्स? तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कलेक्टिवली एक इंसान को इस तरीके का बना रहे हैं। सो जो अभी पिछला सवाल है, जो पिछली बात थी, उसके लिए हम सब आपको इज्तमाई अगर कोई मशवरा देंगे वो ये है कि आपको थेरेपी की ज़रूरत है, हेल्प की ज़रूरत है। आप कंसर्न करें, अपनी थेरेपी लें और अपने वालिदैन को समझाएं कि आपको ज़रूरी है इस वक्त थेरेपी लें। आप जिस वक्त से गुजर रहे हैं, सबसे पहले तो अपने आप को समझाएं। हम खुद भी बहुत अरसे तक ये इस जद्दोजहद में रहते हैं कि मुझे थेरेपी पे जाना है। जब आप अपने आप को समझा लेंगे तभी तो दूसरों को कन्विंस कर पाएंगे। एंड वन मोर थिंग कि अगर आप थेरेपी पे गए तो अगर आपका पहला थेरेपिस्ट अच्छा नहीं निकला, इसका मतलब ये नहीं कि थेरेपी इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू। यू नीड टू कीप टॉकिंग टू पीपल। हम डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं और हमें कभी-कभार नहीं समझ में आता, कोई सूट करता है, कोई नहीं सूट करता। कभी-कभी इट टेक्स टाइम टू कनेक्ट टू अ थेरेपिस्ट एंड इट्स ओके। मतलब अपनी मेंटल हेल्थ के लिए अगर आपको बहुत ट्रैवल भी करना पड़े, अपनी कन्वीनियंस ही हर दफ़ा मत देखें। अगर आपको दूर भी जाना पड़े, आप ये सोचें उसके बाद जब चीजें सही हो जाएंगी, उसके बाद आपकी जिंदगी कितनी सुकून वाली। किसी भी प्रॉब्लम में हो ना, उससे आप निकल सकते हो, क्योंकि अल्लाह ने कहा है कि अल्लाह किसी भी इंसान को इतना आजमाइश में नहीं डालते इतना वो सह ना सके। Exactly. तो ये तो हमें रिलीजियसली मिला हुआ है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने आप से लड़ें और अपने आप को बेहतर बनने की अगले सवाल की तरफ चलती हूँ जी। अस्सलामुअलैकुम निदा, मेरा नाम मुस्कान है और मेरा एक बहुत बड़ा मसला है जो मैं आपसे आज शेयर करना चाह रही थी। क्योंकि मेरा फेस अभी ब्लर आ रहा होगा तो मैं चाहिए था आपसे खुल के बात करूँ। मतलब मेरे घर वाले, मैं कॉलेज की स्टूडेंट हूँ, मेरे घर वाले मुझे उस दूसरी लड़कियों की तरह ड्रेसिंग नहीं करने की इजाज़त नहीं देते। मेरे घर वाले मुझे शलवार कमीज़ चादर दुपट्टों में बोलते हैं कि निकलो, लेकिन मैं नहीं चाहती। मैं भी चाहती हूँ कि मेरे एनवायरनमेंट में जो लड़कियाँ हैं, कॉलेज में मैं लड़कियों को देखती हूँ, इतनी टिप टॉप होती है, मेरा भी दिल चाहता है कि उन्हीं की तरह पहनूँ और कपड़े पहनूँ, क्योंकि मुझे बुरा लगता है। मैं उनमें बैठती हूँ, सबके बीच में बैठती हूँ, उस टाइप के कपड़े मेरी ड्रेसिंग नहीं होती, लेकिन मेरे घर वाले मुझे इजाज़त नहीं देते। तो मैं उन्हीं के कहने पर निकलती हूँ, जो वो कहते हैं, मैं उन्हीं की तरह कपड़े पहनती हूँ। लेकिन फिर मैं जीन्स तो पहन लेती हूँ, लेकिन मैं शर्ट्स वगैरह ना अपने साथ रख लेती हूँ, मैं वहाँ जाके चेंज कर लेती हूँ जहाँ भी जाती हूँ। तो ये मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है कि मैं अपने घर वालों को धोखा दे रही हूँ। मैं इस बात से मुतमईन नहीं हूँ, तो आप मुझे इसी बात का कुछ हल बताएं कि मैं क्या करूँ ऐसा। अच्छा, अब मैं तो थोड़ा ये बता दूं कि इन्होंने कहा क्या है, क्योंकि ऑडियो माशाल्लाह इतनी ख़राब है, कुछ किसी को समझ आया होगा। इन्होंने ये बोला
कि इनके घर वाले इनको जीन्स या कोई शर्ट्स जो आजकल बच्चियां पहन रही होती हैं कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में वो नहीं पहनने देते। तो ये जब वो कपड़े जो घर वालों को पसंद है वो पहन के जब घर से निकलती हैं तो ये जाकर चेंज कर लेती हैं बाथरूम में और वो सबके बीच में बैठती हैं वैसे जैसे वो सब उन्होंने पहने होते हैं कपड़े, और इनको एक गिल्टी फील हो रही है कि ये अपने घर वालों को धोखा दे रही हैं और ये इस पर ये कह रही हैं कि अब मैं क्या करूँ। तो मुझे तो ऐसा लगता है जैसा देश वैसा भेस। आप किस इलाके में रहती हैं, आप कहाँ रहती हैं, आप क्या पहनती हैं क्या नहीं पहनती हैं, तो हर किसी के घर का अपना एक रहन सहन होता है। बिल्कुल ऐसे है। कोई किसी इलाके से आ रहा होता है, किसी इलाके से आ रहा होता है, यूनिवर्सिटी कॉलेज में हर जगह के लोग होते हैं और सबका अपना अपना रख रखाव होता है। I think this is the primary example of कि strict parents produce best liars. तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि बच्चों को भी समझें, मतलब ज़रूरी देखिए सबके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, बट अगर आपकी ऑब्जेक्टिव मोरालिटी ऐसी होगी कि किसी दूसरे की लाइफ चॉइस बेरेट हो रही है तो फिर आपकी ऑब्जेक्टिव मोरालिटी में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। दिस इज़ व्हाट आई थिंक। मुझे ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं, अगर कुछ गलत होता भी है खुदा ना खास्ता, वैसे तो हमारा माशरा ऐसे, तभी मैंने इस तरीके की बात बोली, उसमें बच्ची की गलती नहीं है, हमें लोगों को समझाना पड़ेगा। हाँ, उसमें उस बच्ची की गलती नहीं है, उसमें उस बंदी की गलती। भाई सुपीरियर कौन है? अगर स्ट्रेंथ वाइज बात होती है तो हमें हमारे माशरे में इक्वल भी नहीं समझा जाता। हमें तो लोग अक्सर ही कहते हैं ना, भाई ये ज़्यादा, ये ऊपर, ये नीचे, तो हम बराबर हैं। हमने दूसरे को प्रोग्राम एंड करना है ना, तो टू द पॉइंट आओ। तुम लोगों को क्या लगता है उस बच्ची को क्या करना चाहिए? टू द पॉइंट आके मुझे अपने माँ बाप से बैठ के बात करनी चाहिए, अपनी दिल की बात करनी चाहिए, माँ बाप को उसकी बात समझनी चाहिए, और उसको भी माँ बाप की जो टीचिंग है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये नहीं बोलना चाहिए कि आपकी जो टीचिंग है कि ये कंजर्वेटिव है या स्टिक इन द मड है, बहुत ओल्ड फैशन्ड है। I feel like एक मिडिल ग्राउंड फाइंड करना चाहिए। मतलब उसको उसके माँ बाप की जो चॉइस है उसकी इज्जत करनी चाहिए, और उसके माँ बाप को उसकी चॉइस की भी कोई बीच। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि अगेन इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है कि वो कह रही है कि वो पहनते हैं, उनके बीच में बैठना होता है। अगर 4 लड़कियों ने जीन्स और टी शर्ट पहनी हुई है तो आप बहुत कॉन्फिडेंटली शलवार कमीज़ में जाके उनके बीच बैठ सकते हो। मसला ये है कि आपके अंदर खुद कॉन्फिडेंस नहीं है, आप उसको ओन नहीं कर रहे हो। ओन इसलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि बना दिया गया कि शलवार कमीज़ बेसिक ये तो घर की औरतें पहनती हैं, तो लड़कियां पहनती हैं घर में, और जीन्स टी शर्ट ये तो वेस्टर्न है, ये तो फैशन है, ये तो बहुत अच्छा है। ऐसा कुछ नहीं होता। हम मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, हम शलवार कमीज़ भी पहनते हैं, हम गरारे भी पहनते हैं, हम लहंगे भी पहनते हैं, हम कल्चरल ड्रेसेस भी पहनते हैं, हम वेस्टर्न ड्रेसेस भी पहनते हैं। तो अगर आप इन्फ्लुएंस होके अगर आप कोई कपड़े पहन रहे हो तो फिर बहस बनती नहीं है इस बात पे। लेकिन अगर आपकी ये पर्सनल चॉइस है कि नहीं मुझे अच्छा लगता है पहनना, तो अगेन आप अपने पेरेंट्स को बिठाओ और बी ऑनेस्ट विद देम, क्योंकि आप छुपते छुपाते कहीं ना कहीं पकड़े जाओगे और ये आपके अपने लिए नुकसानदेह है। तो बेहतर ये है कि अपने पेरेंट्स को बिठा के, बट अगेन ये पहले ये डिसाइड करना ज़रूरी है कि आप खुद क्या चाहते हो। अगर आप किसी को देख कर या टिकटॉक पे देख कर या इन्फ्लुएंस होकर एक चीज़ कर रहे हो तो उसका आपकी अपनी ज़ात के लिए कोई फ़ायदा नहीं। बट देन अगेन आई थिंक no matter what we say while we're sitting here, it is coming from a very privileged point of view. We're all very privileged. बिल्कुल, you are right. So I think it's a very mental battle that she's dealing with, and I don't think she should be shamed in any circumstance. बिल्कुल। Obviously, we're all going to advise her. That's what we're here for. मैं तो पर्सनली उसके लिए दुआ ही करना चाहूँगा कि अल्लाह उसके लिए बेहतरी करे यार। This is what I think, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है। इन्फ्लुएंस की बात कर रही हूँ, ये शायद इसलिए होता है क्योंकि हमें बचपन से ही सेल्फ लव सिखाया ही नहीं जाता है। वही बात है सारी, फिर वो बॉडी पॉजिटिविटी पे आ जाती है कि तुम मोटी, ये काली, इस छोटी है, ये है, वो है। वो इतना हो जाता है कि फिर हम किससे इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं? हम सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं। हम देखते हैं यार ये इसको सब पसंद कर रहे हैं, इसको तो व्यूज़ भी आ रहे हैं, इसको तो सब लाइक भी कर रहे हैं, ये तो बहुत प्यारी लग रही है, तो मुझे ऐसा ही बनना है। तो आपको ऐसा नहीं बनना। आप जो हो, आप उसके अंदर जब तक खुश नहीं होगे, ओन नहीं करोगे, अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करोगे, तो फिर लव योरसेल्फ। मैं बोलता हूं, मैं तो अपने आप को, मैं सीरियस, थोड़ी सी लगी कि मजाकिया बात, मैं जेन्युइनली अपने आप को देखता हूं तो क्या बंदा है यार ये, वाओ, सैल्यूट है इसको। जी, जो आज सारे प्रोग्राम में डिस्कशन हुई है वो बेसिकली बहुत ज़रूरी डिस्कशन थी, लेकिन ये जो ड्रामा ARY आपके लिए लेकर आया है, परवरिश, ये बहुत ज़रूरी ड्रामा है, इसको मिस नहीं करिएगा। 2 एपिसोड्स अगर मिस हुए हैं तो मंडे यानी आज की रात आप इसका 3rd और कल 4th एपिसोड देख पाएंगे। सो ये मिस ना कीजिएगा, क्योंकि एक बहुत वो वाली गुत्थियाँ हैं जो शायद हम खुद सुलझा नहीं पाते,
और कोई हमें सुलझाने के, हेल्प करने के लिए ये ड्रामा दिखाने लेकर आया है। तो ज़रूर देखिएगा परवरिश ARY डिजिटल की स्क्रीन्स पे। थैंक यू सो मच आप सब लोगों का अपने ड्रामे को प्रमोट करने के लिए, यहाँ पे आने के लिए। अल्लाह करे आपका ड्रामा बहुत कामयाब जाए। आमीन। Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much for having us. Thank you so much. Good morning Pakistan and Khuda Hafiz.